आप मेरे को देख पा रहे हो क्या? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अच्छा, आज उल्टा हो गया, लगता है मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, अभी देख पा रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। मेरा मतलब आपके कमेंट्स ऑब्वियसली। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन फर्दर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल जैसे आपको याद है हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट व्यू क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और उसके अंदर क्या गोल्स हैं, फंक्शनैलिटीज, है ना। देन थोड़ा सा हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात की थी, बैच प्रोसेसिंग क्या है, स्पूलिंग क्या है, उन सब के ऊपर डिस्कशन किया था। यस, तो उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि जो लास्ट इंपॉर्टेंट आइडिया हम डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग याद है आपको? कौन बताएगा व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग? मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या मतलब अपने को समझ आया था भाई? कि एक ही टाइम में मेन मेमोरी में एक प्रोसेस रखना है या एक से ज्यादा प्रोसेस रखना है? एक से ज्यादा प्रोसेस रखना है। और अगर जो रनिंग प्रोसेस है, अगर उसको इन बिटवीन कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या किसी दूसरे टास्क के लिए वेट करना है, तो ऑब्वियसली हम उसके लिए वेट नहीं करने वाले, है ना। और हम तुरंत कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे, प्रोसेसर पे कोई दूसरा प्रोसेस रन करेंगे, और ये कहानी इसी तरह आगे बढ़ेगी। प्रोसेसर को आउटमोस्ट प्रायोरिटी हम दे रहे हैं। फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को? यस। तो यहां पर जब बात करते हैं मल्टीटास्किंग, थैंक यू सो मच। यहां पर जब हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग, तो वेदर मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन और फेयर शेयर, देखो इस बात को ऐसे समझो। कोई बात नहीं, अभी से फॉलो करिए, बाद में रिकॉर्डिंग देखिएगा। इसका सबसे आसान आसान एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए सर्वर है, थिंक लाइक दिस। तो जो गूगल का सर्वर है या यूट्यूब का सर्वर है या इंस्टाग्राम का सर्वर है, क्या ये सर्वर एक बार में एक आदमी की क्वेरी हैंडल कर रहा होता है या बहुत सारे लोगों की? मुझे बताओ। बहुत सारे लोगों की। तो कैन आई से लाइक दिस कि सर्वर ज्यादा पावरफुल है और लोड रिलेटिवली कम है ना। तो सर्वर क्या कर रहा है? सर्वर वन बाय वन बहुत सारे टास्क के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है। क्या कॉन्टेक्स्ट स्विच इसलिए कर रहा है कि वो टास्क रन नहीं करना चाह रहा? देखो, रिजल्ट सेम है बट रीजन डिफरेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन सर्वर इतना पावरफुल है कि वो पैरेलली सबको हैंडल कर पा रहा है। यस और नो? यस, वो पैरेलली सबको हैंडल कर पा रहा है। तो इस तरह के सिनेरियो को हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग सिस्टम। और बेसिकली क्या आपको कभी ऐसा लगेगा कि कोई लैग है, कोई प्रॉब्लम है, या प्रोसेसर शेयर हो रहा है? मुझे बताएं। नहीं, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा। तो अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करूं, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. It allows many users to share computers simultaneously. CPU execute multiple jobs may belong to different user by switching between them, and but the context switch occurs so frequently that each user is given the impression that the entire system is dedicated for his or her use, even though it is being shared among many users. देखिए क्या बोल रहा है कि CPU इतने स्पीड से कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा होता है बिटवीन डिफरेंट आइडियाज कि उसको ऐसा लग रहा है कि सीपीयू सिर्फ डायरेक्ट उसके पास और वही उसको यूज कर रहा है। बट रियलिटी क्या है कि सीपीयू जो है वो बहुत सारे यूजर्स के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है और हर किसी को पैरेलली हैंडल कर रहा होता है। मुझे बताएं, क्या ये आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बहुत सिंपल अप्रोच है। अच्छा, कभी कभी इन आइडिया से रिलेटेड किस तरह के स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं? जरा ये स्टेटमेंट देखिए। नेट दिसंबर 2005 में क्वेश्चन पूछा, हालांकि बहुत ही रिलेटेबल और सिंपल है, बट हमारी क्लास में इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। किसी भी लेवल पे आप लोग खेल सकते हैं। तो उसे ध्यान में रखते हुए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, इसको ऑब्जर्व करिएगा, फिर देखिए क्या बोल रहा है। If you want to execute more than
one program at a time, more than one program at a time, the system software that is used must be capable of. System software किसके capable होना चाहिए? It says word processing, virtual memory, compiling और multitasking. बहुत शानदार. बट खैर बहुत अच्छी परसेंटेजेस में आप लोग आंसर कर रहे हैं. ग्रेट. तो यू अंडरस्टैंड दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. मुझे बताएं किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? भाई अगर किसी ने कुछ और भी क्लिक किया है. अच्छा, सबको वोट मिल गया. वर्ड प्रोसेसिंग को भी वोट मिल गया. देखिए 1%, 2% मिल गया वर्चुअल मेमोरी को और 3% मिल गया कंपाइलेशन को. बट अगेन वी अंडरस्टैंड रियलिटी में जो करेक्ट आंसर है दैट इज मल्टीटास्किंग. फॉलो कर पा रहे हैं? तो मल्टीटास्किंग जो है वो किसका ही एक्सटेंशन हो गया? मल्टी प्रोग्रामिंग का. क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? ओके ओके. अब देखिए अगर सिनेरियो बिल्कुल उल्टा हो, मुझे बताएं क्या ऐसा हो सकता है रिवर्स केस में कि लोड बहुत ज्यादा हो और प्रोसेसर बहुत वीक हो? ऐसा भी हो सकता है. उस केस में आप क्या करेंगे? अब देखिए एक आइडिया तो ये है कि हम एक बड़ा सिस्टम लगाएं, इजंट इट, जिसके पास ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है जो उस लोड को हैंडल कर पाए. दिस कैन बी वन आइडिया. वी कैन हैव मोर पावरफुल प्रोसेसर. बट पॉइंट ये है कि अगर हम एक बड़ा प्रोसेसर लगाते हैं उसकी कॉस्टिंग ज्यादा हो सकती है. सारे के सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स लगाएंगे, उसके अलग प्रॉब्लम. अभी मैं एक एक करके सारे पॉइंट पे बात करूंगा. तो हम बेसिकली बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, अब ये दोनों अलग अलग बातें हैं. क्या बात समझ आती है? मल्टी प्रोसेसिंग यस एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, दैट डिफरेंट स्टोरीज. सो मल्टी प्रोसेसिंग मींस सिस्टम एक ही है लेकिन उसमें एक प्रोसेसर है या मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं. सो वी हैव मल्टीपल प्रोसेसर्स. अभी रुक जाइए, इसके बाद पूछिएगा. सो वी हैव मल्टीपल प्रोसेसर्स. यस. अच्छा, मजे की बात क्या है, बाकी जो भी सर्किटरी है सिस्टम की, क्या वो भी मल्टीपल है सारी सर्किटरी या वो सेम है? नहीं सर, वो सेम है. तो यू हैव अ सिंगल बस, यू हैव सिंगल मेमोरी, सिंगल इन, क्योंकि उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है. तो अच्छा, कैश तो आप जानते हैं, कैश इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर और कैश इज एसोसिएटेड विद प्रोसेसर. तो डायग्राम में इस तरह से आपको नजर आ रहा है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि इसको हम टाइटली कपल्ड क्यों बोल रहे हैं? टाइटली कपल्ड क्योंकि ये सब कायदे से तो छोटे छोटे अलग अलग सिस्टम हैं, बट इन सबको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमने पैच किया हुआ है. यस. सो इट सेज व्हाट? multi-processing or multi-processor operating system refers to have two or more central processing unit within a single computer. एक ही कंप्यूटर में एक से ज्यादा central processing unit अगर हम लगाते हैं, these multiple CPUs are in close communication with system bus, memory and other peripheral devices. That is why they are called tightly coupled system. एक दूसरे के साथ बहुत close communication में होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं tightly coupled system. So in multi-processing, multiple concurrent process can run on a separate CPU where again ये बात आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. मैं एक आइडिया आपसे बोल रहा था पहले, मल्टी प्रोग्रामिंग में जो डिफॉल्ट टूल हम मान के चलते हैं, क्या एक बार में एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो सकती हैं इन जनरल? नहीं. तो हम जब बात करते हैं यूनी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग की, है ना, तो एक चीज जो हम अज्यूम करके चलते हैं कि भाई एक बार में एक ही प्रोसेस रन होगी. बहुत सिंपल आइडिया है. लेकिन यहाँ पर अब हमें ऑब्जर्व समझ आता है, बात समझ आ रही है कि एक बार में मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो सकती हैं. बिकॉज जैसे मुझे बताओ काउंट करके, यहाँ पर अगर 4 प्रोसेसर मेरे पास हैं तो एट एनी इंस्टेंस व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो मैं रन कर सकता हूँ? सर 4 प्रोसेस रन कर सकता हूँ. बहुत सिंपल बात. ठीक है. तो पैरेलल प्रोसेसिंग इज एबिलिटी ऑफ द सीपीयू टू साइमल्टेनियसली प्रोसेस इनकमिंग जॉब्स. Peripheral device is input output device. Yes, peripheral is input output. अच्छा, अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी, है ना, when it comes to multi processing, ये कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्या ऐसे बहुत सारे जॉब्स हो सकते हैं जो टेक्निकली काफी कॉम्प्लेक्स नेचर के हों? जी हाँ. तो उस केस में, है ना, एक आइडिया है कि उस जॉब को मल्टीपल जॉब्स में डिवाइड करें और पैरेलली उनको हम रन करें. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम, इमेज प्रोसेसिंग, वेदर फॉरकास्टिंग.
तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर व्हेन वी नीड वीडियो एडिटिंग भी बोल सकते हैं, यस वीडियो एडिटिंग बोल सकते हैं। बट अगेन जो मेरा एक्सपीरियंस है वीडियो एडिटिंग को लेके, अगेन जो मैं पहले आपसे शेयर कर रहा था ना, ज्यादातर लोग प्रोसेसर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बट वीडियो एडिटिंग के साथ मेजर प्रॉब्लम दरअसल मेमोरी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना, बट मेजर प्रॉब्लम जो है वो है मेमोरी। यू नीड अ हाई स्पीड मेमोरी, एसएसडी चाहिए 200 जो सॉलिड स्पीड के साथ बहुत अच्छी स्पीड के साथ इनपुट आउटपुट हैंडल करे, तब मेरे ख्याल से प्रोसेसर ऑप्टिमल तरीके से आपको काम करता हुआ महसूस होगा। यस चलिए अब देखिए एक बात समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं एडवांटेज, एक सिस्टम में अगर मैं मल्टीपल प्रोसेसर्स लगा रहा हूं, मल्टी प्रोसेसिंग कर रहा हूं, तो आप मुझे बता सकते हैं ऐसा करने का क्या एडवांटेज होगा? फास्ट होगा। चलिए नहीं, मैं एक आर्ग्यूमेंट आपसे ही कर सकता हूं, फास्ट तो तब भी होगा ना अगर मैं एक बड़ा प्रोसेसर लगाऊं। इंस्टेड ऑफ हैविंग वन सिंगल लार्ज प्रोसेसर, if I'm going for multiple small processors, what is the advantage? ओके चलिए एक एक करके बात करता हूं, उसमें फिर जो डाउट होगा मुझे बताइएगा। सबसे पहले तो इंक्रीज थ्रूपुट, ऑब्वियसली मल्टीपल प्रोसेसर्स लगाऊंगा तो इन जनरल जो काम है ना, वो बेटर तरह से हैंडल कर पाऊंगा, ज्यादा काम कम टाइम के अंदर करूंगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, इकोनॉमी टू स्केल, ये बेसिकली बोलना चाह रहा है कि अगर आप n सेपरेट कंप्यूटर लो, कंपेयर टू दैट अगर आप एक ही कंप्यूटर में n सेपरेट प्रोसेसर लगाओ, देन विच इज बेटर? इंस्टेड ऑफ हैविंग n सेपरेट कंप्यूटर्स, अगर एक ही कंप्यूटर के अंदर n, तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ प्रोसेसर की कॉस्ट देना पड़ा, बाकी सब चीज की कॉस्टिंग तो एकदम सेम है ना। तो रिलेटिवली ये थोड़ा इकोनॉमिक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और बात, रिलायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलायबिलिटी मींस अगर मैं एक बड़ा प्रोसेसर लगाता हूं ना, एक बड़ा प्रॉब्लम है, अगर वो प्रोसेसर गड़बड़ हुआ, वो प्रोसेसर खराब हुआ, तो क्या हमारा काम भी रुक जाएगा? यस और नो, सोचो। हाँ बिल्कुल रुक जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन यहां पर आप समझो, अगर मैंने मल्टीपल प्रोसेसर्स लगाए हुए हैं और उसमें से एक गड़बड़ भी हो जाता है, तो फिर क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, क्योंकि बाकी के प्रोसेसर जो हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, उसका टास्क आपस में डिवाइड कर लेंगे, इजंट इट? तो इसलिए देखिए ये बड़ा अजीब सा शब्द है, फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट जो है उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, यहां पर मैंने कहीं लिखा नहीं है। एक और इसको बोलते हैं ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। अब देखो टर्म देखिएगा, डिग्रेड होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? डिग्रेड होना तो बुरी बात है, बट उसको बोल रहा है ग्रेसफुल। नाउ व्हाट इज ग्रेसफुल? बिकॉज प्रोसेसिंग कैपेसिटी भले ही डिग्रेड हो रही है, बट मजे की बात है कि सर वो जीरो नहीं हो रही। यस हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। शिवम बोल रहा है इट्स लाइक ए ह्यूमन किडनी। अब किडनी की अच्छी बात यह है कि किडनी एक है कि दो है? किडनी दो है। तो फॉल्ट टॉलरेंस करना क्या पॉसिबल है? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, डॉक्टर बोलता है एक किडनी गड़बड़ हो गई है आपकी, है ना, बट एक किडनी अगर गड़बड़ भी है तो भी दूसरी किडनी से काम चलाया जा सकता है। अब आप देखते हैं, है ना, मतलब भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से जाते हैं। अब हार्ट अटैक के साथ प्रॉब्लम क्या है? दिल हमारे पास एक है कि दो है? एक ही है। तो फॉल्ट टॉलरेंस का कोई स्कोप नहीं है। एक तरीके से मान लीजिए हमारा सीपीयू वही है, तो अगर दिल गया तो पूरा सिस्टम डाउन। ओके अच्छा, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां मैं लिखता हूं, लेस बैटरी कंजम्पशन एंड हीट जनरेशन। इसको ध्यान से समझिएगा। व्हेन यू हैव मल्टीपल प्रोसेसर्स, तो रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट ये है सर, क्या सारे के सारे जो प्रोसेसर हैं, या आपका फॉर एग्जांपल कंसीडर योर मोबाइल फोन, क्या आपका मोबाइल फोन हमेशा एक रिक्वायरमेंट रहती है आपकी अपने फोन से? नहीं। तो हो सकता है
दिन में 12 घंटा 15 घंटा तो उसका स्क्रीन लॉक है, कुछ नहीं हो रहा, मे बी जस्ट सिंगल प्रोसेसर जस्ट जो फोन मेंटेनेंस है उसको हैंडल कर रहा है। लेकिन हो सकता है कभी आप गेम खेल रहे हैं या कभी आप कोई ऐसा टास्क कर रहे हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बाकी के प्रोसेसर्स को भी काम पे लगा सकते हैं। बात समझ आ रही है क्या? इट इज लाइक कि अगर मेरे पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, और उसमें सिर्फ एक ही फ्लोर पे आज लोग कुछ आए हुए हैं, बट आई हैव ओनली वन जनरेटर, बिग जनरेटर, तो क्या करना पड़ेगा सर? कोई ऑप्शन नहीं, वही जनरेटर चलाना पड़ेगा। तो उससे जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी ज्यादा होगा और हीट जनरेशन भी ज्यादा होगा। बट अगर हमारे पास छोटे छोटे जनरेटर्स हैं तो वी हैव अ चॉइस, इंस्टेड की पूरा एक साथ चलाओ, थोड़ा थोड़ा भी आप चला सकते हैं। तो ये पॉइंट आप समझिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेस्कटॉप जब तक थे क्या उसके अंदर कोई बैटरी कंजम्पशन की बात करता था? नहीं, पावर सप्लाई आपके पास डायरेक्ट थी, फैन हम लगाते थे तो फिर भी इतना प्रॉब्लम नहीं था। बट जब हम मोबाइल फोन्स की बात करते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं, तो बैटरी क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है? जी हाँ है। हीट जनरेशन भी, ओवर हीट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप प्रोसेसर्स को, मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर को ऑप्टिमली अगर आप यूज करते हैं, है ना, तो फिर बैटरी कंजम्पशन वो भी कम होगा और हीट जनरेशन भी आपका कम होगा। क्या बात समझ आती है? क्योंकि वो स्विचिंग करता रहेगा, जब ज्यादा जरूरत होगी तो ज्यादा प्रोसेसर काम करेंगे, जब नहीं होगा तो बाकी सबको आइडल स्टेट पे रखेगा। ओके, अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं, डिसएडवांटेज की, तो ऑब्वियसली क्या मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यार। मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, उनके बीच में टास्क डिवाइड करना, हैंडलिंग करना, ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विच होगी, परफॉर्मेंस यहाँ पर इफेक्ट होगी। एक और बात, जिन लोगों ने पाइपलाइनिंग पढ़ी है इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या एन प्रोसेसर लगाने का मतलब होगा कि परफॉर्मेंस भी एन टाइम्स हो जाएगी? नहीं, 100% एफिशिएंसी तो नहीं मिलेगी। इमेजिन करिए दो लोगों को सेम टाइम पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है, तब क्या होगा? अगर दो लोग को सेम टाइम पे इनपुट आउटपुट करना, भाई एक को वेट करना पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। वन मस्ट वेट। यस, मेमोरी आपको ज्यादा चाहिए क्योंकि हर किसी की स्पेस रिक्वायरमेंट, लाइक मेन मेमोरी क्या बहुत ज्यादा लोड में होंगी? मेन मेमोरी की वैसे ही रिक्वायरमेंट रहती है, और अगर ज्यादा प्रोसेसर है, हर कोई मेन मेमोरी की रिक्वायर कर रहा है, तो इट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? ये टर्म मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, डिटेल में इसको बाद में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा सीपीयू है ना, और सीपीयू के अंदर एक प्रोसेस रन कर रहा है। यस, अब ध्यान से समझिएगा, इस प्रोसेस को बाहर निकालना और इस प्रोसेस को अंदर लाना, इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। स्विच करना, कॉन्टेक्स्ट मतलब किसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किसके संदर्भ में, किसके रेफरेंस में बात हो रही है, किसी प्रोसेस को बाहर निकालना और किसी दूसरे प्रोसेस को अंदर लाना, इसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं। यस सर, डिफरेंट सीपीयू है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच से इम्पैक्ट कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, एक बार थोड़ा सा और इसे डिटेल में लिखो। हाँ, जितना उन्होंने टास्क किया ऑब्वियसली उस काम को हम सेव कर लेंगे। हाँ, ये तो मैं सिर्फ एक सीपीयू के बारे में आपको बता रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर हमारे पास मल्टीपल सीपीयूज हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है कि मल्टीपल प्रोसेस रन कर रहे हैं, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट स्विच भी हो रहे होंगे। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम पे सीपीयू आइडल रहेगा क्या? बिल्कुल आइडल रहेगा। ये आप ऐसा समझिए, अगर एक कस्टमर, रेस्टोरेंट का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कस्टमर खाना खा रहा है और जब वो खाना खा लेता है, वो बिल पे करके बाहर जाता है और दूसरा कस्टमर आके बैठेगा, इन बिटवीन 1-2 मिनट का टाइम तो ऐसा होगा ना जिसको हम बोल सकते हैं जहां पर कोई काम नहीं हो रहा होगा, इजंट इट? तो दैट इज कॉन्टेक्स्ट स्विच, और वो सिस्टम का पार्ट है। जैसे कल मैं आपसे बोल रहा था, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में प्रोसेसर आइडल कब रहेगा? या तो प्रोसेस ही ना हो, या तो जब कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा हो। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच के अंदर हमेशा हम आइडल रहेंगे, क्योंकि उस समय सीपीयू भला काम कैसे कर सकता है? बाहर निकालने में और दूसरी प्रोसेस को अंदर लाने में कुछ समय तो लगेगा। यस,
उसके बारे में बात करूंगा, मास्टर स्लेव होगा कि सिंपल होगा। सर फॉर 8 GB रैम इट्स शोइंग सम मेमोरी लेस देन दैट शोइंग, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? देखिए, जो टोटल मेमोरी हमारे पास होती है ना, जो शो करता है उसमें कुछ पार्ट्स हम रिजर्व रखते हैं और वो पार्ट हम यूज नहीं कर पा रहे होते, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट बहुत ज्यादा कम नहीं। मतलब लाइक 8 बता रहा है तो 7.86 समथिंग लाइक दिस, ऐसा या 7.9 ऐसा बताएगा, उसके उससे ज्यादा कम नहीं होगा। सर मल्टी प्रोग्रामिंग में भी तो फॉल्ट टॉलरेंस होगा, क्योंकि अगर एक प्रोसेस में फॉल्ट आए तो सीपीयू कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा। नहीं, मैं प्रोसेस के फॉल्ट की बात नहीं, मैं प्रोसेसर के फॉल्ट की बात कर रहा हूं, मैं हार्डवेयर के फॉल्ट की बात कर रहा हूं रेनो जी। अगर मेरा एक प्रोसेसर गड़बड़ भी हो गया तो भी मेरे बचे हुए प्रोसेसर काम कर सकते हैं लाइक दिस। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में तो क्योंकि एक ही सीपीयू है, और अगर वो गड़बड़ हुआ तो फिर कोई काम नहीं होगा, काम रुक जाएगा। सर मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टीपल सीपीयू है, मल्टीपल प्रोसेसेस है ना ऑन वन सीपीयू, so why does CPU need to remove one process to add another? मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टीपल प्रोसेसेस है ना ऑन वन सीपीयू। अश्मिता, आप कल थी क्या क्लास में? अश्मिता, कल की क्लास अटेंड की आपने क्या? अच्छा, तो अभी मैं 2 मिनट पहले जो बोल रहा था, मुझे नहीं पता फिर आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया। मल्टी प्रोसेसिंग में हमारे पास एक नहीं, हमारे पास मल्टीपल सीपीयू है। और जब मैं मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि हर प्रोसेसर पे एक एक प्रोसेस रन कर रहा है। बाकी एक बार कल की क्लास देखिएगा तो आपको क्लैरिटी होगी। यस सर, कंपनी में 1 GB में 1000 GB के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन 1024 होता है, वो भी एक रीजन है। वो छोड़ दीजिए उस बात को। देखिए ऑब्वियसली एक बात समझिए, फिर वही बात है, हम जो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, क्या हम ये बात कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कैसे हो रही है, क्या हम ये बात कर रहे हैं कि लेटेस्ट आइडियाज क्या है? सर हम उसको फंडामेंटली बस एक बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी बात है ना। ऐसा कोई कंप्यूटर, ऐसा कोई सिस्टम आज तक आपने पढ़ा है, कोई भी मशीन, कंप्यूटर छोड़ दीजिए, जो 100% एफिशिएंसी पे काम करती हो? मुझे बताइए, एक बार सोचिए। तो भाई हम उससे अलग थोड़ी हैं, हम उससे अलग नहीं है। हाँ, थियोरेटिकली आप मुझसे पूछोगे तो 2 का पावर 10 कितना है? 1024, बात खत्म हो गई। अब उसमें से कितना हम यूज कर पाएंगे, कितना यूज नहीं कर पाएंगे, वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्टोरी है। सर पर वो प्रोसेस बाहर निकालना और प्रोसेस अंदर लाना, वो भी तो एक तरह का काम है, तो आइडल कैसे होगा? बात आपकी सही है, बट वो डिफरेंट काम है। और हम किसको काम मानेंगे? हम काम मानेंगे तब जब हम रियलिटी में कस्टमर का काम कर रहे हैं, या हम काम मानेंगे जब हम इंटरनल प्रोसेसिंग कर रहे हैं? ये सोचिए आप। जब मैं वर्क डन की बात करूंगा तो मैं किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा? अगर आपको इंटरनल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मेरा इस बात से क्या लेना देना है ना। अब मैंने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, आपस में सब लोग बैठ के खाना बना रहे, एक दूसरे को खिला रहे हैं, मुझे क्या मतलब हुआ सर? मैं आपसे आके पूछूंगा कितने कस्टमर को ऑर्डर आपने दिया, कितने लोगों को खाना खिलाया, रेवेन्यू क्या है, कलेक्शन क्या है। तो आप जो इंटरनल प्रोसेसिंग मान रहे हैं उसका वर्क डन नहीं होगा। ओके, यहां तक का पॉइंट क्लियर है? सर मल्टीटास्किंग और मल्टीपल टास्क, मल्टीटास्किंग में मल्टीपल टास्क होते हैं और मेन मेमोरी में एक से ज्यादा प्रोसेस होते हैं। देखिए, टास्क, प्रोसेस, जॉब, ये सब अलग अलग बातें कि सेम बातें हैं? ये सब सेम बात है। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में जो मेजर डिफरेंस था, जो आपने इस कमेंट में नहीं ले, एक तो मुझे नहीं पता, अगर सीरियसली आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की है तो कोई बात नहीं, उसको अटेंड करिएगा। वरना देखो, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको सब सिखा दूंगा, है ना।
मैं बहुत सिंपल स्पीड से वैल्यू बाय वैल्यू आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं, कुछ अच्छी बात पूछोगे तो मुझे बताने में मजा आएगा, बट जाहिलाना बात करोगे तो फिर उस बात का मतलब क्या है ना। ऐसा तो नहीं सोच रहे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, पैसे दिए हैं हम भी पूछेंगे, सब पूछ रहे हैं हम क्यों ना पूछें। ऐसा मत करिएगा, कुछ रियलिटी में प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, वरना ज्यादातर बातें ऐसी आप पूछ रहे हैं जिनका सिर पैर नहीं है। उल्टा ये मुझे और समझ आ रहा है कि अच्छा इसका नाम ये तो कुछ पढ़ नहीं रहा, ये पता नहीं इसकी क्या कहानी चल रही है। लेस टाइम भी एक एडवांटेज होगा, बिल्कुल होगा सर। एक बार बद्री कह रहे हैं एक प्रोसेस वन प्रोसेसर से कॉन्टेक्स्ट स्विच होकर दूसरे पे जा सकता है। इट डिपेंड्स, इसकी भी मैं बात करूंगा। ये भी दो तरह के आइडियाज होते हैं, देखिए हालांकि मुझे पता नहीं इतने ये आगे बात मुझे करना चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है। बट मल्टी प्रोसेसिंग को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक हो सकता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग और दूसरा होता है असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। क्या क्या? सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। तो देखिए जब हम बात करते हैं ना सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग की, तो बात सिर्फ इतनी है, जैसा भी आप पूछ रहे थे, जितने भी प्रोसेसर्स हैं उन सबका फंडामेंटल राइट जो है, क्या वो सेम होता है या अलग अलग होता है? सब बिल्कुल सेम है, जिसको हम कंप्यूटर साइंस में बोलते हैं इट्स लाइक अ P2P रिलेशन। कोई मास्टर नहीं है, कोई स्लेव नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, और हर कोई सिमिलर तरीके से हैंडलिंग कर रहा होता है, सबका आइडिया सेम है। तो उस केस में आप पूछेंगे कि एक प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ दोबारा, हाँ हो सकता है किसी और प्रोसेसर पे चला जाए, एवरीथिंग इज सेम लाइक दिस। एक दूसरा आइडिया होता है जिसको बोलते हैं असिमेट्रिक प्रोसेसिंग। यहां पर क्या हो सकता है, इवन हार्डवेयर के हिसाब से भी इन जनरल भी एक प्रोसेसर को हम मानते हैं मास्टर और बाकी के जितने सब होंगे वो सब होंगे स्लेव। जैसे यहाँ पर देखिए सर्किटरी की कॉस्ट कम करने के लिए एक आइडिया बताया गया है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, क्या उनको हर प्रोसेसर से अटैच किया है, सिर्फ एक प्रोसेसर से। तो इसका मतलब आर्किटेक्चर डिफरेंट है ना। अब देखिए डिपेंडेंसी क्या हो गई, अगर कोई प्रोसेस P1 ऐसा है मान लीजिए जिसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है, कोई प्रोसेस ऐसा है, तो क्या उसकी मजबूरी हो गई कि अब वो सेकंड नंबर ऑफ प्रोसेसर पे ही काम करेगा? सोच के बताओ। हाँ, अगर ये क्लियर है कि उसको फॉलो कर पा रहे हैं ना पॉइंट आप, यस तो अब उसकी मजबूरी है सर वो सेकंड नंबर प्रोसेसर पे ही काम करेगा। तो दोनों आइडियाज हो सकते हैं। बेसिकली समझिए एक लिमिट तक सिमेट्रिक प्रोसेसिंग इज ओके, बट एक लिमिट के बाद, इसको आप ऐसे समझिए अगर एक टास्क हमें करना है, ग्रुप में 2 लोग हैं 3 लोग हैं चलता है, लेकिन अगर ग्रुप में 10 लोग हैं तो आपको क्या लगता है उस टीम के लिए एक मैनेजर बनाना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है सर, बिकॉज वो लोग कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, यू नीड अ लीडर, वो अलग बात है। मैनेजर का काम क्या, खुद काम करना है। अगर आप एक अच्छे मैनेजर हैं, उसका काम ही मैनेजर है सर, आपको सिर्फ चीजें मैनेज करनी है ना। लेकिन ये सबसे मुश्किल काम है, बिकॉज आपको हर किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना है और ब्लॉकर्स ना हो, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रह जाए कि हमें डेटा चाहिए था वो डेटा नहीं मिला, लाइक दिस। तो उस तरह के कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में हम असिमेट्रिक प्रोसेसिंग यानी कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर यूज कर सकते हैं, लाइक अ बॉस वर्कर रिलेशनशिप, जहां पे एक प्रोसेसर मान लीजिए मास्टर है और बाकी सब उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे होंगे। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा है। देखो मोहम्मद मेहताब पूछ रहे हैं असिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है। मजा ही आ गया, आज की क्लास का बेस्ट क्वेश्चन यही है। कह रहा असिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है। बहुत बढ़िया। जी हाँ कार्तिक, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, तुम क्या पूछ रहे हो, क्या इन दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना है?
तो यहां पर मैंने बताया हम दो बातें ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिमेट्रिक प्रोसेसिंग और असिमेट्रिक प्रोसेसिंग, दैट इज इट। अच्छा, अगर आप ये भी पूछ लेते ना कि सर कुछ स्क्यू सिमेट्रिक होता भी है कि नहीं, तो भी मैं मान लेता। आप ये तो मान के चल रहे हो कि स्क्यू भी कुछ होता होगा, आपने तो सीधे डिफरेंस पूछ लिया मुझसे। कहता है स्क्यू में और असिमेट्रिक में आपस में क्या डिफरेंस होता है। खूबसूरत। आप अगर अभी लाइव क्लास होती तो एक 10 रुपए की माला मंगवाता गेंदे के फूल की, गुलाब के तो लायक नहीं हो आप, वो आपको पहनाते। खूबसूरत। चलिए खैर, तो अगली बात करता हूं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, इनका बस आइडिया मुझे आपको कराना है। हाँ भाई, कौन बताएगा व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? ओके, तो अगेन इस बात को समझिए, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं, है ना, अगर आप कहते हैं कि ये आदमी इस काम को करने में एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्टनेस की दो डेफिनेशन है, कॉस्ट एंड टाइम प्रिडिक्शन। आप दोनों चीज बताएं कि उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, उस काम को करने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो अगर हम कॉस्ट और टाइम प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हमें आइडिया है चीजों को प्रोसेस करने का? जी हाँ। अब यहां पर रियल टाइम का मतलब क्या है? ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं। अगेन आप समझो इस बात को, जैसे जैसे कंप्यूटर का यूज बढ़ता गया या बढ़ रहा है, क्या हमने उसे अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग एरियाज में इस्तेमाल किया है? जी हाँ। तो अब ये बात देखो, आपको समझ आनी चाहिए कि ऐसे बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं जहां पर टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस और नो? यस। अगर कोई टास्क हम टाइम डिपेंडेंसी बड़ी स्ट्रिक्ट, जिसको बोल सकते हैं बड़ी स्ट्रिक्ट लाइन है, अगर आपने उस डेडलाइन को क्रॉस किया तो फिर उस काम को करना या ना करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हुए हैं। अब मान लीजिए कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है ना, या ये देख रहे हैं, भगवान किसी को कमरा ना दिखाए, यू हैव अ वेंटिलेटर। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम पता नहीं भाई ने क्या क्या लगाया हुआ है, ये सब भी कंप्यूटर ऑपरेटेड है। यस, एंड दिस इज एटीसी। इस टावर में बैठ के ये लोग हैंडल कर रहे होते हैं कितने एयरक्राफ्ट कहाँ उड़ रहे हैं, किसको लैंड कराना है, अगला नंबर किसका, पूरी कहानी, है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, तो वेपन सिस्टम्स हैं, मेडिकल सिस्टम्स, ऐसे और न जाने कितने एप्लीकेशंस हो सकते हैं। हाँ, बीच में वो सही बात है, इजराइल का वो बड़ा पॉपुलर हुआ था, क्या था वो, सिक्योरिटी डोम, फायर डोम, क्या, आयरन डोम, आयरन डोम, करेक्ट करेक्ट। तब देखो आयरन डोम बिल्कुल सही एग्जांपल है। दूसरी तरफ से रॉकेट आ रहा है, अगर आपने डिसीजन लेने में 10 सेकंड भी ज्यादा लगाई तो क्या आप उस रॉकेट को हिट कर पाएंगे? नहीं, तब तक तो गेम ओवर हो जाएगा, है ना। तो अगेन समझिए, बहुत सारे डिसीजन, तो पहले मैं यहाँ बात कर लूं आइडिया क्या है। आइडिया ये है सर, ये जो एटीसी का कंप्यूटर है, क्या ये कंप्यूटर 10 मिनट के लिए हैंग हो सकता है? 10 मिनट के लिए हैंग हो सकता है। आपको क्या लग रहा होता है, पायलट को ऊपर से सब नजर आ रहा होता है, हाँ भाई थोड़ा लेफ्ट ले लियो, इधर सामने से आ रहा है ये? ऐसा नहीं है सर। तो ये पूरी नोटेशंस बता रहे होते हैं किस एल्टीट्यूड पे उड़ना है, किधर जाना है। अगर कुछ गड़बड़ भी है, इनकी हाइट कम ज्यादा, तो एटीसी इनको हर चीज बता रहा होता है, डिक्टेट कर रहा होता है। तो अगर एटीसी 10 मिनट के लिए डाउन हो गया तो बेचारा जो हवा में है वो हवा में रह जाएगा, जो नीचे नीचे होगा पता नहीं क्या होगा। यस। अब आप सोचिए, एक आदमी वेंटिलेटर पे है, हर चीज मॉनिटर हो रहा है, अचानक उसकी हार्ट बीट गिरना स्टार्ट हो गई
ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ और काम में लगा हुआ, प्रोसेस कह रही भाई साहब सीपीयू दे दो, कह रहे ना 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 ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तुम्हारा नंबर बाद में आएगा, अभी मैं एक और प्रोसेस हैंडल कर रहा हूं, है ना। जब तक बजर वाले, उनको बजर बजेगा, जो कहीं बाहर नर्स अटेंडेंट होगी उनके पास, जब तक बजर बजेगा तब तक इस आदमी का डेडलॉक रिजॉल्व हो चुका होगा, सदा सदा के लिए सारी प्रोसेस से छुटकारा मिल चुका होगा। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड। अब एयरक्राफ्ट का आप एग्जांपल ले लीजिए, ये इनकी क्या स्पीड होती है, ये तो मेरे ख्याल से सुपरसोनिक है ना, 2 मैक 3 मैक समथिंग लाइक दिस, यानी कि आवाज की गति से भी तेज, मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, है ना। मतलब सोचिए आप, एयरक्राफ्ट आपके बराबर से निकल गया, उसके बाद आपको आवाज आ रही कि कुछ आया था, इस लेवल की स्पीड इनकी है। तो अब यहां पर डिसीजन मेकिंग में अगर थोड़ी सी भी गलती हो, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी भी गलती हो, तो क्या ये मशीन किसी काम की है? या आपको क्या लग रहा है, इनके अंदर स्टीयरिंग या गियर बॉक्स लगा हुआ है, या ये भी कंप्यूटर ऑपरेटेड ही है? These are also, अभी मशीन इतनी सोफिस्टिकेटेड है सर, ये भी तो कंप्यूटर ही है, isn't it? तो जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए लड़ाई का टाइम था, आप फाइटर पायलट थे, नंबर आपका आ गया कि चलो, आप बहुत खुश कि चलो राष्ट्र सेवा का मौका मिला, घर पे आरती वारती उतारी गई, आप गए लड़ाई करने के लिए, दुश्मन सामने था, बिल्कुल टारगेट पर था, आपने बटन दबाया, फायर ही नहीं हो रहा, फिर देख रहे हैं जाके भाई क्या हो गया, क्या मशीन अटक गई, फिर घूम घाम के फिर बटन दबाया, फिर फायर नहीं हो रहा है, क्या करेंगे बताइए? 2-4 मिनट के बाद फ्लाइट का, अपने जहाज का मुंह घुमाया, अपने एयरपोर्ट पे आके लैंड किया, उसके बाद फायरिंग चालू की भाई ने, धड़ 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 धड़, तब 5-6 गोले एक साथ निकले। तो ये जो ड्रामा है, ये आपके मेरे कंप्यूटर में तो हो सकता है सर, यहां नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? इन अ बैटल फील्ड विद इन 1 और 2 सेकेंड हो सकता है, 10 सेकंड के बाद आप ही का भाई आपके आगे हो, ऐसा थोड़ी है। भाई गोला चलाना है तो चला, नहीं चलाना है तो मत चला, ड्रामा मत करियो, बाद में मत चला दियो, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। तो ये सब बहुत स्ट्रिक्ट टाइम डिपेंडेंसीज हैं। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये किस चीज की पिक्चर है? दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर का कंट्रोल सिस्टम है। आप जानते हैं मैं सारी पिक्चर भारतीय लगाता हूं तब आप समझिए इस बात को। न्यूक्लियर रिएक्टर एक बहुत सेंसिटिव आइडिया होता है, इजंट इट? अगर आप इसको सही तरीके से हैंडल ना करो तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। क्या इसके कंप्यूटर को हैंग होने का अधिकार है कि सर कंप्यूटर हैंग हो गया सर? नहीं नहीं सर। तो अब यहां पर अगर मैं इस डायग्राम से आपको बात समझाने की कोशिश करूं, इस डायग्राम को बात समझाने की कोशिश करूं, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ दैट इज अ वेरी वेरी हार्ड डेडलाइन, देयर यू सी। यहां पर डेडलाइन जो है वो बहुत हार्ड है। अगर डेडलाइन से पहले आपने टास्क कंप्लीट कर लिया तो यूजफुलनेस या यूजेबिलिटी या वैल्यू कितनी है? 100%। यस, लेकिन अगर डेडलाइन के बाद आपने टास्क कंप्लीट किया तो क्या होगा बताओ? अगर डेडलाइन के बाद टास्क कंप्लीट किया तो क्या होगा? तो उल्टा नुकसान हो जाएगा आपको। यस और नो? यस। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देखिए, वो लिखा हुआ है एयर बैग। कार के अंदर एयर बैग सुना होगा आपने। यू नो व्हाट इज एयर बैग? जब कार एक्सीडेंट होती है ना, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो एयर बैग ओपन होना चाहिए, है ना। अगर वो एयर बैग टाइम पे ओपन नहीं हुआ तो मुझे बताइए क्या होगा? क्या होगा? आपका सर जाके सामने स्टीयरिंग पे लगेगा। मान लीजिए ओपन नहीं हुआ, सर स्टीयरिंग पे लगा, खून बह रहा था, उसके बाद एयर बैग ओपन हुआ, एक चोट उसने मार दी फिर ये तो नेक्स्ट लेवल बदतमीजी है। तो सर एयर बैग को विद इन टाइम ओपन होना है। ये देखिए एंटी लॉक ब्रेक, आपने घर में मशीन लगाई हुई है, एक सिस्टम है, चोर आएगा तो सायरन बजेगा, चोर आया चोरी करके चला गया, 15 मिनट के बाद सायरन बज रहा है मॉर्निंग अलार्म की तरह, भैया अब क्या बता रहा, अब तो हो गया जो होना था। यस, तो इन सबको हम बोलते हैं हार्ड रियल टाइम, यानी कि यहाँ पर क्या डेडलाइन बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। अच्छा अब देखो, ये तो हो गई हंसी मजाक की बात, अभी जिम्मेदारी तो हमारी है।
हम बोल तो रहे हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर, एयरक्राफ्ट या वेंटिलेटर सब कुछ कंप्यूटर से हैंडल करेंगे, लेकिन जिसको आप ये प्रोडक्ट बेचोगे उसको गारंटी भी तो देनी पड़ेगी, यस और नो? यस। और ये करना बहुत मुश्किल काम है। सोचिए इस तरह के कंप्यूटर्स बनाना जो गारंटी करें नहीं सर गड़बड़ हो ही नहीं सकती, हम बचा के ले आएंगे आपको। अब ये आजकल आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ला, बहुत बड़ी बात नहीं है, इजंट इट? तो आप मुझे बताओ, आप तो आंख बंद करके सोए हुए अपनी जिंदगी दांव पे लगा के कि नहीं ये पहुंचा देगा मुझे सही जगह, है ना? और वो कहीं और पहुंचा दे आपको, कह रहा जी वो हैंग हो गया था कंप्यूटर, सही कर रहे थे, रिबूट कर रहे थे, इतने में तो काम हो गया। नहीं नहीं सर, हैंग नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसका एक और छोटा सा मॉडिफिकेशन समझिए, इसका एक और छोटा सा मॉडिफिकेशन समझिए कि हम बोलते हैं सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। क्या समझते हैं सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम? वो क्या चीज? अब यहाँ पे देखिए, देयर यू सी, एक डेडलाइन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, यू नो, बट डेडलाइन क्रॉस करने के बाद क्या यूजेबिलिटी, यूजफुलनेस वैल्यू एकदम जीरो हो रही है या इट इज ग्रेजुअली बिकमिंग जीरो? एकदम जीरो नहीं हो रही है, धीरे धीरे ग्रेजुअली जीरो की तरफ जा रही है। ऑब्जर्व कर पा रहे इस बात को? यस यस यस। सो व्हाट डज इट मीन? ऐसा क्यों ये बोल रहा है या क्या आइडिया? देखिए ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं, जैसे मैं सबसे आसान एग्जांपल बताता हूं। लुक एट दिस, नाउ दिस इज गेट 2022। अब आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बताइए, है ना? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक मेजर ऑब्जेक्टिव है कि एग्जाम है, डेडलाइन है, उससे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, उससे पहले रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। और ऐसा अगर आप करेंगे तो उस नॉलेज की जो यूजफुलनेस है वो बहुत शानदार होगी। सही बात है? ओके। लेकिन मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे, पेपर हो गया, उसके बाद आपके मन ने आपको झकझोरा कि नहीं कोई बात नहीं अब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो क्या उतना ही फायदा आपको होगा? मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि पढ़ाई किसी काम की नहीं है, काम तो आएगी, लेकिन उतनी नहीं आएगी जितना एग्जाम से पहले आ सकती थी। यस और नो? यस। अब मान लीजिए पूरी लाइफ आपकी ऐसी बीत गई, साल दर साल चलते रहे, इस कंपनी से उस कंपनी, कहीं मजा नहीं आ रहा, कहीं पॉलिटिक्स ये वो, बाद में जब रिटायर वगैरह हो गए, 60-65 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, तब कह रहे हो अब बताओ क्या सिलेबस था, पहले यही काम करूंगा। अबे अब क्या करोगे, अब क्या फायदा वो करके, है ना? तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि लर्निंग बहुत अच्छी होगी लेकिन सर अब करेंगे, या लर्निंग नहीं होगी बट करेंगे तो उसको कोई मतलब नहीं रह जाता। यस। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे यूजेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, है ना? ये मैंने ये क्यों लगा हुआ है यहाँ पे पोस्टर? बिकॉज जो गेमिंग है वो भी हार्ड रियल टाइम है कि सॉफ्ट रियल टाइम है? दैट इज ऑल्सो सॉफ्ट रियल टाइम। और मतलब मैंने तो कभी खेला नहीं है, मुझे गेम कभी समझ नहीं आया। पबजी अब तो खैर मेरे ख्याल तो बैन इंडिया में अभी दोबारा लॉन्च हो गया है। वो तो लॉन्च हुआ था ना दोबारा, कुछ सुनने में आया था। अच्छा चलो, तो ये पोस्टर नया है कि पुराना है? ये पुराना है, ठीक है, चलिए इसे मैं बदल दूंगा। लेकिन पॉइंट क्या है सर? पॉइंट ये कि आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और आपने किसी को गोली मारी, अगर उसमें होता ना, बोलते हैं कि लैग आ रहा फोन में, ऐसा कुछ, तो अगर थोड़ा लैग भी आ गया या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कायदे से ऑडियो और वीडियो एकदम सिंक में होगा तो आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन अगेन यू नो, आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है, बहुत सारी जगह पे आपको लैग महसूस होता है। अगर थोड़ा बहुत लैग आ भी गया तब भी क्या यूजेबिलिटी जीरो है? नहीं। तो जो ऑनलाइन गेमिंग है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या जितना भी आइडिया, ये सब के सब किसके एग्जांपल हुए? हार्ड रियल टाइम के सॉफ्ट रियल टाइम के? सबके सब एग्जांपल हुए सॉफ्ट रियल टाइम के। कि डिपेंडेंसी है ना? वर्चुअल रियलिटी, एनिमेशन, ये सब सॉफ्ट रियल टाइम के एग्जांपल है। तो अगर टाइम से करेंगे तो बहुत अच्छा, अगर थोड़ा लेट भी होता है तो फिर भी उतना एडवांटेज नहीं है, लेकिन एडवांटेज है। क्या बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स में लैग आता है। ओके ओके। तो
रियल टाइम की भी कहानी आपको समझ आ रही है। अब मुझे बताइए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई डाउट है क्या किसी को? कोई खतरनाक सवाल आपके दिमाग में इधर उधर घूम रहा हो? फोन देखो सौरभ, एक बात मैं बता दूं भाई साहब कि ये ऐसा सब्जेक्टिव सवाल है कि फोन स्लो चल रहा है यार, मुझे क्या पता यार। मैं 4 टॉपिक पढ़ाना है, मुझे पढ़ा के जाने दो, है ना। अब आप में रैम की समस्या है, सीपीयू की समस्या है, आपने उसकी मेमोरी फिल की हुई है, या आपको लग रहा है कि स्लो है, स्लो नहीं है, मैं क्या बता सकता हूं, है ना। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, बात समझ आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक छोटा सा आइडिया जो मुझे आपसे डिस्कस करना है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, सारी की सारी टर्म्स थोड़ा सा बोरिंग है मैं मानता हूं, बट ये सारे टर्म्स मैं पहले कंप्लीट कर रहा हूं ताकि बाद में होगा ना, कहीं ये टर्म आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड, बस फिर आप सोचोगे यार डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। और मजे की बात क्या है, ये जितने आप टॉपिक पढ़ रहे हो, है ना, अगर आप आगे जाके एमटेक करेंगे, रिसर्च करेंगे, क्या ये सब इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं? यस। रियल टाइम ऑपरेटिंग, हो सकता है आप में से कुछ लोग ने भी बीटेक में भी पढ़ा हो, कई जगह मैंने देखा बीटेक में भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाते हैं फाइनल ईयर में। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग, ये देखिए बता रहे इनके पास था। तो सर ये सबके सब इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अलग से होता है। यस। तो मैं तो सिर्फ एक एक स्लाइड में आपको फंडामेंटल्स क्लियर कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है इतनी आसान बातें हैं, इनके अंदर करने के लिए बहुत कुछ है, लोगों ने हजार हजार पेज की किताबें लिखी हुई हैं। खैर, अब देखिए, अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड? एक जगह या बटा हुआ अलग अलग? तो डिस्ट्रीब्यूटेड इज अ वेरी सिंपल आइडिया, जहां पर हम बोल रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर अलग अलग कंप्यूटर हैं, अलग अलग मशीन है, एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। क्या इनकी मेमोरी, इनका इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म, इनका सीपीयू, इनका कैश कुछ भी सेम है कि सब कुछ अलग है? सब कुछ अलग है। दे आर जस्ट कनेक्टेड बाय अ कंप्यूटर और बाय नेटवर्क, आई एम सॉरी, दे आर जस्ट कनेक्टेड बाय नेटवर्क। यस। इसीलिए इनको अपन क्या भी बोलते हैं, दे आर टाइटली कपल्ड और लूजली कपल्ड। दे आर लूजली कपल्ड। अब ये वो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो याद रखने वाले होते हैं। टाइटली कपल्ड किसको बोलते हैं, मुझे बताओ, व्हाट इज टाइटली कपल्ड? मल्टी प्रोसेसिंग को। वेरी गुड, क्योंकि वहां पे मल्टी प्रोसेसिंग को बोलते हैं टाइटली कपल्ड, क्योंकि वहां पर जैसा हमने पूरा प्रोसेसिंग समझा था जो हमें याद है। मल्टी प्रोसेसिंग का क्या लॉजिक था कि मल्टीपल प्रोसेसर से बाकी सब चीजें क्या, बट ये तो सब अलग अलग कंप्यूटर है जिनको हमने उठा के इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज नथिंग बट अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर ओवर अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट नेटवर्क कम्युनिकेटिंग लूजली कपल्ड फिजिकली सेपरेट कंप्यूटेशनल नोड्स। हे भगवान, इससे ज्यादा एडजेक्टिव नहीं लगाए जा सकते, ये सब अलग अलग कंप्यूटर हैं। और अब आप मुझे बताओ, क्या ये सोचने की, ये बताने की जरूरत है कि अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं और उनको अगर हम कनेक्ट कर दें उसका क्या एडवांटेज होगा? मुझे बताओ, मल्टीपल कंप्यूटर्स का क्या एडवांटेज होगा? तो आज आप जिसको इंटरनेट बोलते हैं, ये सबके सब डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन ही तो है, इजंट इट? तो अगर सोचना आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम इतने अच्छे से नहीं सोचते। जो इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो है ना, एक टाइम तक प्रॉब्लम क्या था, वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी के पास है, बट इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो नहीं था। ये बात सही है कि नहीं? नाउ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हुआ क्या है,
ना इंफॉर्मेशन फ्री फ्लो हो रहा है, जिससे सारे एडवांटेज आपको मिल रहे हैं। अब मैं कहां क्या एग्जांपल बताऊं। अब यहां पर देखिए, एक आदमी एक जगह कितना काम कर सकता है। एज ए टीचर मैं कितनी जगह बात कर सकता हूं, यस कितनी क्लास पढ़ा सकता हूं, एक क्लास में कितने बच्चे हो सकते हैं, एक दिन में कितना घंटा पढ़ा सकता हूं। थिंक अबाउट दिस। बट अब इस मीडियम के थ्रू मैं लाखों बच्चों के साथ डिस्कस कर पा रहा होता हूँ, चीजों पे बात कर पा रहा होता हूँ। तो ओवरऑल मुझे तो लगता नहीं कि अगर मैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में नॉट ओनली ऑन यूट्यूब, ओनली ऑन अनअकैडमी माई वॉच टाइम इज 32 मिलियन मिनट्स। कितना है? 32 मिलियन मिनट्स। अभी मैं चेक कर रहा था, 32 मिलियन यानी कि लाख, 10 लाख। लगभग इतना मिनट। इसे 60 से डिवाइड भी कर लो, यस 3.2 करोड़ यू कैन से, करेक्ट 3.2 करोड़ मिनट्स। भाई इसको घंटों में मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करके देखूंगे तो साल में पहुंच जाएगा। कितना आएगा ये? 3.2 एंड कितना जीरो है? 2 2 3। इसको डिवाइड करता हूं 60 से, तो ये है आ गया आवर्स में। फिर इसको डिवाइड करता हूं 24 से, तो ये आ गया दिन में। फिर इसको डिवाइड करता हूं 365 से, तो ये आ गया साल में। हे भगवान, लगभग आ रहा है 608 साल, 608 ईयर्स। तो 608 साल अगर मैं लगातार दिन रात पढ़ाऊं, तब मैं सर इतना पढ़ा सकता हूं। तब आप समझिए दिस इज द पावर ऑफ अ प्लेटफॉर्म, कि किस तरह से चीजें हम यहाँ पे शेयर कर पा रहे होते हैं, चीजें डिस्कस कर पा रहे होते हैं। यस और ये सब यहाँ पे है, ये तो पेड प्लेटफॉर्म है। अगर यूट्यूब पे देख लिया तो वहां नेक्स्ट लेवल गेम हो रखा होगा, वो तो मेरे को पता ही नहीं कितना है। यस वो तो हो सकता है लाइक अगेन वो हो सकता है लाइट ईयर के करीब जाने लगे, ऐसा कुछ। तो अगेन चाहे वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, अभी मैं आपसे जो कर रहा हूं क्या ये रिसोर्स शेयरिंग है? जी हाँ, रिसोर्स शेयरिंग हम कर पा रहे हैं। तो सारे के सारे एडवांटेज, क्या एक मशीन से बाकी मशीन कंट्रोल कर सकते हैं? यस तो इस सारे के सारे काम हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से कर रहे होते हैं। तो अगेन अगर इन सारे सिस्टम्स को सिंगल हैंडेडली कंट्रोल करना, अब देखिए ये जो अनअकैडमी का पूरा सिस्टम है, क्या ये भी एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड मैकेनिज्म है? क्या मैं यहां से बैठ के लिमिटेड एक्सेस पे आपका सिस्टम कंट्रोल कर पा रहा हूं? हाँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक क्वेश्चन रेस करते हैं, है ना। अब अगर मैं उसे एंटरटेन करूंगा तो आपका माइक अनेबल्ड होगा, वरना नहीं होगा, सोचिए। यस ठीक है। तो अगेन एक नेटवर्क के ऊपर जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करे उसको हैंडल करने के लिए, तो उसको आप क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बात याद रखेंगे? अच्छा, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, जरा इसको ऑब्जर्व करिए। मैचिंग क्वेश्चन है। कर्नल क्या होता है अभी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर जो क्वेश्चन होगा, जो कंफ्यूजन होगा बताऊंगा। ये मैचिंग क्वेश्चन है सर, जरा इसको ऑब्जर्व करना एक बार। मैचिंग की देखो अच्छी बात यही होती है कि मैचिंग में तो ऑब्वियसली अगर सब कुछ, क्या एक दो आइडिया भी आपको बताऊं तो भी गेम हैंडल हो जाता है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सबसे आसान है मैच करना? किसको आपने सबसे पहले मैच किया? डी को। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग,
ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को मैच किया किससे? आप आंसर कर रहे हैं बी, मैच किया सेकंड से, एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज अमंग जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड कंप्यूटर्स इन एन ट्रांसपेरेंट वे। बिल्कुल ये बात सही है। तो अगर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, एक बार बाकी की वैल्यूज भी आप चेक कर सकते हो। क्या क्या आंसर होंगे सर? फर्स्ट इज थर्ड, स्पूलिंग, ओवरलैपिंग ऑफ इनपुट आउटपुट एंड कंप्यूटेशन, इसका तो नाम ही साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन था, तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट लिखा है। टाइम शेयरिंग इज फोर्थ, अलाउ many user to share computers simultaneously by switching processor frequently। ये कुछ ऐसा है क्या कि जो अभी हमने नहीं पढ़ा? मुझे बताओ। लगभग शायद डेफिनेशन भी सेम ही पढ़ी हो, बिल्कुल सेम पॉइंट वैल्यू के साथ डिस्कस हमने किया है। और फोर्थ को आप सेकंड से ऑलरेडी मैच कर चुके हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग रह गया। ओके, मल्टी प्रोग्रामिंग अलाउ सेवरल जॉब्स इन मेमोरी टू इम्प्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन। मैं तो कहता हूँ सिर्फ आप बोल रहे थे डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं, आप चारों में से किसी को मैच कर लो, चारों ही बहुत आसान है और लगभग सबकी डायरेक्ट डेफिनेशन वहां पर उसने ऑप्शन बना के लिखी हुई है। फॉलो कर पा रहे? ओके सर, ओके। हाँ, अभी कोई पूछ रहा था कर्नल क्या होता है, आगे मैं इसकी बात करूंगा, अभी इस पे हमने डिस्कशन नहीं किया, इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा और कोई डाउट है किसी को? स्पूलिंग क्या होता है, ये डाउट है आपको? तो कल हमने इस पे डिटेल में डिस्कशन किया, एक बार आप कल की क्लास देखिएगा। बैच प्रोसेसिंग क्या है, स्पूलिंग क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, ये सारे आइडियाज हमने डिस्कस किए हैं, वो मैं कराऊंगा अभी, डोंट वरी। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं से आप समझेंगे कर्नल भी क्या होता है। यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। देखिए इस बात को ऐसे समझिएगा, स्पूलिंग जो ऐसा टॉपिक था जो आज भी, देखिए स्पूलिंग टॉपिक नहीं है, मतलब आप टॉपिक बोल रहे हैं बट मैं बोल रहा हूँ स्पूलिंग एक फिलॉसफी है, इजंट इट? यस, एक आइडिया है बस। और समय के साथ हम धीरे धीरे आइडियाज को सिंप्लीफाई करते हैं और कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं, और कुछ नया आइडिया आता है उसे और अच्छा करते जाते हैं, लाइक दिस। इंसान के दिमाग की प्रॉब्लम क्या है, उसको कभी सेटिस्फाई होना है कि नहीं होना है ना? तो आप फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज आपसे बोल दूं ना कि आप बता दीजिए आने वाले 5 साल में आपकी क्या विश है, जो आपको चाहिए एक पेपर पे लिख के रख दो, है ना? विश्वास मानिए 5 साल के बाद जब आप वो पेपर पढ़ेंगे आपको लगेगा भाई क्या लिखा था यार, ये सब बेकार कर दिया। वो चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। यस, जो चीज एक समय में अपने को बहुत अच्छी लग रही होती है, एक समय के बाद वही बेकार लग रही होती है, तो वो अलग कहानी है। चलिए, हाँ, अब मैं आपसे बात कर रहा था, देखिए एक यूजर है, यस, और एक हमारा हार्डवेयर है। नाउ दिस इज यूजर, दिस इज यूजर, दिस इज हार्डवेयर, और दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएटरी है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो डेफिनेशन कल हमने ऑब्जर्व की थी, याद है ना? कह रहे ये कैसा यूजर है भाई? यूजर यूजर होता है, वो कैसा वैसा नहीं होता, ये यूजर है, ठीक है? अब ध्यान से ऑब्जर्व करिए, अब ध्यान से ऑब्जर्व करिए एक बात, कि यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी बात कैसे बताएगा, इस पे हमने डिस्कशन नहीं किया। तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है डायरेक्टली, तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसको अपनी बात कैसे बताएंगे, वो आपको अपनी बात कैसे बताएगा? डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं,
वेरी गुड। तो अब इस बात को ऐसे समझिएगा, देयर आर सेवरल वेज फॉर अ यूजर to interface with the operating system. We discussed two fundamental approaches. The one is called command line interface or command interpreter. Basically CMD याद है आपको, command line DOS? Yes, that allow user to directly enter command and to perform to be performed by operating system. यानी कि मैं कुछ याद दिला देता हूँ, command prompt पहले जब हम पढ़ा करते थे like this, है ना? तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके क्या डायरेक्टली कोड्स लिख के, कमांड्स लिख के आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बता सकते हो क्या करना है? बिल्कुल बता सकते हैं। यस। अब ध्यान से एक बात समझिएगा कि आप पूछ रहे थे भी कर्नल क्या है, इस बात को कैसे समझिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो इस इंटरेक्शन का ध्यान रखेगा, फिर चाहे वो कमांड लाइन इंटरेक्शन हो, इंटरप्रेटर हो, इंटरफेस हो या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो, है ना? क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट है जो इंटरफेस का ध्यान रख रहा है? नहीं, वो तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम तक आपकी बात पहुंचा रहा है। यस और नो? यस। तो अब अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को एज अ होल मानता हूं और ऑपरेटिंग सिस्टम से वो पार्ट में निकाल दूं जो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच का कम्युनिकेशन है, यानी कि इंटरफेस है, तो जो बचा वो कौन है? सर वो है कर्नल। तो अब आप मेरी बात समझेंगे, कर्नल क्या है? कर्नल इज द कोर कंप्यूटेशनल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम which take cares of memory management, process management like this, जो एक्चुअल वर्क करता है। तो मैं इस बात को ऐसे एग्जांपल से बताता हूँ। कल हम एक वो पढ़ रहे थे आइडिया, जो हम एक एग्जांपल लेके चल रहे थे कि अगर इंडिया हमारा हार्डवेयर है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, अब अगेन देखिए, चाहे वो कोई बड़ी प्राइवेट कंपनीज होती हैं या वो गवर्नमेंट है या वो पॉलिटिकल पार्टी है, बिजनेस फर्म से कोई भी है, उनके पास अपने पीआर होते हैं, प्रवक्ता होते हैं। यस, प्रवक्ता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पीकर, स्पोक पर्सन। यस, नॉट स्पीकर, स्पोक पर्सन। वो होते हैं, कह रहा वॉलंटियर होते हैं। अब इससे तो नहीं लिखता भाई। चलिए खैर, स्पोक पर्सन होते हैं। तो अब एक बात समझिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। चलिए, लेट मी से दो कंट्रीज की, इजराइल की और फिलिस्तीन की आपस में लड़ाई हो रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में? क्या ये बताने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आएंगे? नहीं। तो इसके लिए हमारे पास स्पोक पर्सन्स होते हैं, है ना? जो आप देखते हो टीवी पे, बेसिकली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ज्यादातर केस में। स्पोक पर्सन्स होते हैं जो आके अपना नैरेटिव रखते हैं, भाई सरकार ऐसा बोल रही है ना? तो वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। पॉलिटिकल पार्टी के भी अपने स्पोक पर्सन्स होते हैं। ये बात समझ आती है? तो क्या वो जो स्पोक पर्सन है, क्या वो रियलिटी में गवर्नमेंट है? नहीं, वो सिर्फ गवर्नमेंट तक पहुंचने का या बात पहुंचाने का एक जरिया, वो सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के भी स्पोक पर्सन होते हैं। सर्वेंट है, बोल सकते हैं आप ऐसा बोलना चाहे तो। सर, व्हाट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसलेट्स द कमांड is the kernel? No, you should say the part which executes the command is the kernel, not translate. You can say the part which executes the command is kernel. संबित पात्रा के बहुत फैन मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। हर आदमी वही एग्जांपल कोट कर रहा है। इसका मतलब बंदे में कुछ बात है, isn't it? कम से कम आपके दिमाग में याद तो रहा। देखिए,
जैसे मैं आपसे पहले बोल रहा था ना, इस टाइम पे एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, इजंट इट? अभी मैं आपसे पूछ लूं कि वो गाना, कोई पुराना गाना किसने गाया, आपको नहीं पता होगा। मैं आपसे पूछूं ढिंचिक पूजा कौन है, आपको पता होगा। हाँ सर ढिंचिक पूजा पता है, फिर क्या मतलब बनता है? चलिए खैर, तो अब इस बात को आगे समझते हैं। अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें, हाँ भैया मैं एक बार बता देता हूँ, ये डार्क हाउस कई बार लिख चुका है, ये मैं स्टोरी पहले बता चुका हूँ। मेरे मामा है राजू मामा, वो भी कर्नल है, लेकिन वो सेना में कर्नल है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। यस, चलिए चलिए। सो सम ऑपरेटिंग सिस्टम ये बोल रहा है कि कुछ लोग कमांड इंटरप्रेटर को कर्नल का पार्ट मानते हैं, बट विंडोज और यूनिक्स जो है वो कमांड इंटरप्रेटर को एक स्पेशल प्रोग्राम ट्रीट करते हैं दैट इज रनिंग व्हेन अ जॉब इज इनिशिएटेड। और ये बेसिकली हम इसको कोर ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं मानते। बाकी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स हो सकते हैं। जैसे यूनिक्स की बात करें लगे तो शेल हम बोल सकते हैं, बॉन्ड्स एंड सी शेल, कॉर्न शेल। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है लाइनेक्स और यूनिक्स के बारे में तो इनका नाम आपने सुना होगा। यस, ठीक है, तो बस एक बेसिक आइडिया है। लेकिन अगेन ये जो कमांड इंटरफेस वाला तरीका है, क्या ये आम आदमी के किसी काम का है? नहीं। उसको क्या समझ आता है सर? उसको समझ आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सही बात है। तो इसकी अच्छी बात क्या है और इसकी बुरी बात क्या है? ऑब्वियसली यहां पर अगर जाके आप क्लिक करते हो कहीं पे, फॉर एग्जांपल देयर यू क्लिक ऑन द कैमरा, तो क्या बैकग्राउंड में आपके बिहाफ पे अल्टीमेटली एक कमांड ही रन हो रही है? हाँ, है ना। लेकिन इसकी अच्छी बात क्या है, क्योंकि यू नो इट्स अ ग्राफिकल इंटरफेस, तो यहाँ पे ये शायद कैलकुलेटर है और क्या है, कैलेंडर है आई थिंक। ओके, तो देख के बातें समझ आ रही होती हैं। तो एक आम आदमी, माउस आपके पास होता है, उसको आप स्क्रॉल करते हो और यू नो जैसे ही वो पोजीशन होती है वो कैलकुलेट करता है इस पोजीशन पे हम कौन सा आइकन दिखा रहे हैं, और फिर वहां पर जो भी आइकन है अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी अपन उसको रन कर रहे होते हैं। पुल डाउन मेन्यूज हो सकते हैं, बहुत बहुत लंबी चौड़ी फंक्शनैलिटी इसके अंदर है। बट अल्टीमेटली अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन कमांड यूजर इंटरफेस या कमांड इंटरप्रेटर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इनमें से कौन ज्यादा बेटर कंट्रोल दे रहा था आपको कंप्यूटर के ऊपर? ऑब्वियसली वो ज्यादा अच्छा कंट्रोल दे रहा। कौन ज्यादा एफिशिएंट है? वो ज्यादा एफिशिएंट है। बट जब आती नहीं तो फिर क्या करें, यूज तो नहीं कर सकते ना। तो ज्यादातर लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज कर रहे होते हैं। और अभी क्योंकि अभी मोबाइल फोन इतने आ गए हैं तो मुझे टच स्क्रीन भी बताना पड़ेगा, इजंट इट? तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है जहां पर आप जाते हैं, टच करते हैं, जहां पर आप प्रेस करते हैं, फिंगर स्वैप करते हैं, यू नो फोन ऑटोमेटिकली समझ जाता है, मतलब जो भी डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि क्या पोजीशन है कर्सर की, और अकॉर्डिंगली हम उसके थ्रू ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इमेजिन करिए फोन के अंदर, फोन के अंदर अगर हम ये सब काम करें, लाइनेक्स रन करें, तो कोई फोन चला पाएगा? किसी का नंबर मिलाने के लिए अगर एक कमांड लिखनी पड़े तो बस हो गया काम, है ना। तो अगेन ये चीजें बहुत सब्जेक्टिव है, इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है, डिपेंड्स ऑन द यूजेबिलिटी। तो देखिए यहाँ जैसे अभी इस इमेज को आप समझ पाएंगे, इन दोनों में किसके लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अच्छा है, मुझे बताओ। वेरी गुड। सेकंड नंबर इमेज वालों के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज वेरी गुड। यस, और ये सब मुझे पढ़ाकू बच्चे नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक ही आदमी का ध्यान नहीं है, टीचर का। टीचर फोटो खिंचाने में मस्त है, शायद ये टीचर है, उनके अलावा हर आदमी स्क्रीन पे ही देख रहा है। आंटी तो खैर इमेज भूल जाइए, अलग लेवल पे खेल रही हैं। बट अच्छा इसे देखिए, ये भाई लाइनेक्स ही कुछ रन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ऑफिस में से जगह नहीं मिली, भाई ने सरकारी बिजली का सही इस्तेमाल करते हुए पूरा डेस्कटॉप सेटअप कर लिया सड़क पे। ये नेक्स्ट लेवल खेल रहा है, आप देख रहे हैं। खंबे से चोरी देख रहे हैं कैसे कर रहा है ये, मुझे पता नहीं अलाउड है कि नहीं है,
यहीं से इसने कनेक्शन लिया और काम कर लिया इसने चालू। बस डिफरेंस क्या है, अगर ये इंडिया होता तो यहाँ भीड़ लगी होती चारों तरफ। बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? कहता भाई कुछ बात चल रही है, कुछ नया लेवल का गेम है। आप देख रहे हो इसने पूरा ड्रामा किया हुआ सड़क पे, बट नोबडी गिव्स अ शिट। सब लोग जा रहे हैं इधर उधर। ये मजा है भारत में रहने का। ये ऐसी कोई लाइफ है क्या? है ना? आप बाहर के देशों में जाएंगे ना, लोग इस तरह के कपड़े पहने हुए, ऐसे हेयर स्टाइल बनाए हुए जैसे चिड़िया ने घोंसला बना लिया हो, उसके ऊपर किसी ने बचे हुए रंग फेंक दिए हो, ऐसे लोग मिलेंगे। मजे की बात है कोई उन्हें देख ही नहीं रहा होता। मैं फायदा क्या हुआ तुम्हारा? है ना? इंडिया में इंसान छोड़ो, इंडिया में तो कुत्ते नहीं छोड़ते। आप सड़क पर चलो कुछ बेढंगे कपड़े पहन के कुत्ते ही पकड़ लेते, कहते भाई तू कौन है, तू साइड में आ, इधर आ जा। बताओ मैं गलत? हमारे तो कुत्ते ट्रेंड है सर, आदमी तो दूर की बात है। तो हमारे यहाँ नेक्स्ट लेवल गेम चल रहा है। यस ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा है। अगर आपकी डीप नॉलेज है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको फर्स्ट सिस्टम बेटर समझ आएगा। लेकिन अगर आम आदमी की बात करें तो उसको नॉलेज की इतना नहीं है, देन इट विल टेक द सेकेंड जॉब। सर एक बार ट्रेन में एक इंसान अपने सर पर पूरा मुगल गार्डन बना के घूम रहा था। घूम सकते हैं, मतलब उसने कलर किया हुआ था, ऐसा आप बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए कर्नल क्या है? क्या ये क्लियर है आपको? व्हाट इज कर्नल? अच्छा आम तौर पे सब्जेक्ट में हम करते क्या है, थियोरेटिकली बात करते हुए आम तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल क्या दोनों मोरलेस सिनोनिमस टर्म्स हैं? जी हाँ। हमें जहां ओएस बोलना होगा हम कर्नल बोल रहे होंगे, जहां कर्नल बोलना होगा ओएस बोल रहे होंगे। तो उसको बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। यस ठीक है। अब एक बात समझिए, एक आइडिया आपको समझाता हूं सिस्टम कॉल का। सिस्टम कॉल का नाम सुना है आपने? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, और ये बाद में बहुत काम आएगा। इस इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग को भी यही हम कंप्लीट करते हैं। देखिए इसको ऐसे समझिए, मैं पहले एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ये देखिए जो रिलेटेबल एग्जांपल है उसके हिसाब से ऑब्जर्व करके आपको समझाता हूँ। ये बताइए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या नजर आ रहा है? ये एंटीला है ना? अंबानी का हाउस है। इस पे मैं यहाँ एक कमरा सुबीर को दिलाने वाला हूँ। वेरी गुड। अब मजे की बात क्या है, ये अंबानी का हाउस है और ये अंबानी का ऑफिस है। यस लेकिन घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए, अच्छा घर प्राइवेट प्रॉपर्टी है पब्लिक प्रॉपर्टी मुझे बताओ? प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ऑफिस पब्लिक के प्राइवेट? ऑफिस भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन जिस रोड का इस्तेमाल करना है वो प्राइवेट है कि पब्लिक है? वो पब्लिक है। अब इस बात को आप समझिए कि इस घर के अंदर क्या अपना सिक्योरिटी करने का अधिकार इन्हें है? इस घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या प्रोटोकॉल है, उस कमरे तक कौन जा सकता है, सारी परमिशन है। सिमिलरली ऑफिस में भी अपने हिसाब से प्रोटोकॉल चला सकते हैं। लेकिन ऐसा है क्या कि अंबानी अगर जा रहे हैं तो सड़क रोक देंगे? ऐसा तो नहीं है। रोड तो शेयर्ड रिसोर्स है। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? तो अब मजे की बात है, मैं आपसे समझना ही चाह रहा हूं कि जब इस रोड का इस्तेमाल करना है, घर से रोड से आना, रोड पे आना है, रोड से ऑफिस जाना है, ऑफिस से रोड पे आना है और रोड से फिर ऑफिस जाना है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। सही बात है क्या? तो इसका मतलब समझिए ये एक प्रोग्राम है, ये भी एक प्रोग्राम है, लेकिन जब सिस्टम की रिसोर्स यूज करना हो तो वो करने का अधिकार आपको नहीं है। तो पूछना मैं ये चाह रहा हूं, क्या अंबानी रोड पे AK-47 लेके अपने हिसाब से अपनी सिक्योरिटी के साथ चल सकता है क्या? नहीं चल सकता सर, ये परमिशन हम किसी को नहीं देते। लेकिन क्या अंबानी टैक्स पेयर है? हाँ है।
क्या देश की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है? हाँ है। बदले में सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है फिर? सरकार की नहीं है क्या? है। तो अब ये जो सीआईएसएफ का जवान खड़ा हुआ है सर, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये सरकार का एम्प्लॉय है। ये मेरे ख्याल से रैपिड एक्शन पुलिस की ये पूरी क्या कहते हैं ट्रक खड़ा हुआ है, ये भी सरकार का है। और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी की सिक्योरिटी के साथ इन्हें ऑफिस लेके जाए और ऑफिस से वापस लेके आए। क्या गवर्नमेंट के लिए एक हेडेक है? क्या गवर्नमेंट के लिए टेंशन है? हाँ है, टेंशन तो है भाई, अलग से सिक्योरिटी करना, सब कुछ हैंडल करना। लेकिन क्या हम किसी को भी इतनी लिबर्टी दे सकते हैं कि ये लो रॉकेट लॉन्चर ले लो, AK-47 ले लो, तुम रखो, तुम कर लेना सिक्योरिटी? ना 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 ना, नहीं, इस लेवल पे हम नहीं खेलने देंगे। तो अब आप ऐसा समझिए, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं जिनका कंट्रोल सरकार सिर्फ अपने पास रखती है। यस और नो? तो अब अगर वो काम करने हैं तो आपको गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट उस चीज पे एक्शन लेगी, और फिर जब रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी आप दोबारा से अपना काम करने लग जाइएगा। ये बात समझ आती है क्या? ओके ओके। तो अब इस पॉइंट को इधर आ जाइए, इधर समझिए। मान लीजिए कोई प्रोग्राम है जो लेट मी से स्क्रीन के ऊपर हाई प्रिंट कराना चाह रहा है। एक प्रोग्राम है जो स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट कराना चाह रहा है, लेकिन स्क्रीन हार्डवेयर किसके कंट्रोल में है? हार्डवेयर सर ओएस के कंट्रोल में है। सही बात है। ओके। तो अब पूरे तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, लेकिन उसके बाद हम सिस्टम कॉल करेंगे। इसको बोलते हैं सिस्टम कॉल करना, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जाके उसके 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 घर पे जाके नॉक करना। ऑपरेटिंग सिस्टम गेट खोल के गया, क्या है? भाई साहब वो प्रिंट कराना था। कहते कराते हैं लाइक दिस। क्या कोई प्रोग्राम डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है? क्या कोई प्रोग्राम डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा यहां पे देखिए कंफ्यूजन ना हो, हम बोलते हैं जब यूजर प्रोग्राम चल रहा है तो बोलते हैं सिस्टम किस मोड में है? बोलते हैं सिस्टम यूजर मोड में है। किस मोड में? यूजर मोड में। फिर जैसे ही सिस्टम अपने ऊपर चार्ज लेता है और जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उसको रन करता है, तो बोलते हैं सिस्टम किस मोड में है? सिस्टम कर्नल मोड में है। यस। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपने जो रिक्वेस्ट की वो करने के बाद क्या कंट्रोल वापस कर देगा आपको? जी हाँ, फिर वो आपको कंट्रोल वापस करेगा, है ना। तो यहां पर एक मॉड बिट हम लगा देते हैं। तो मॉड बिट की अगर वैल्यू 1 है तो दैट इज इन जनरल कंसीडर्ड एज यूजर मोड, और मॉड बिट की वैल्यू अगर 0 है देन इन जनरल इट इज कंसीडर्ड एज कर्नल मोड। क्या पॉइंट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ऐसे और मैंने छोटे छोटे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। मान लीजिए आप किसी बड़े मंदिर में जाइए, किसी पॉपुलर मंदिर में, है ना। तो उस मंदिर में अगर आप मान लीजिए एक आरती, एक थाली भी सजा के लेके जा रहे हैं, तो क्या आपको खुद से एकदम पास में जाके ऐसा पूरा जो भी आपका प्रोसेस है पूजा पाठ करने का आपको करने देंगे? नहीं नहीं। तो होगा क्या? आप जाके पुजारी को वो थाली दे देंगे। यस। फिर पुजारी वो, यानी कि आपने खुद किया सिस्टम कॉल की? मुझे बताओ, आपने सर सिस्टम कॉल की। जो भगवान है जो पास बैठे उसके ऊपर से पुजारी का ये अधिकार है, वो प्रोसेस कंप्लीट करके आपको वापस कर देगा। एक और मैं एग्जांपल बता दूं, मुझे बचपन से याद है, जब मैं रहूंगा 6ठी 7वीं क्लास में, जब हम वैष्णो देवी गए तो लोग नारियल वगैरह लेके जाते हैं। अब नारियल जो है वो बहुत अच्छा तरीका है बम लेके जाने का, नहीं? यस। और वैष्णो देवी जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर से कितना दूर है? शायद 20-22 किलोमीटर मान लीजिए, चाहे शायद उससे भी कम, बहुत पास में है। हाँ। तो वो क्या करते हैं, आप नारियल लेके जाओगे तो आप अच्छा बड़ा नारियल लेके जाओगे, दुकानदार कह रहा है ये अच्छा लो, ये बड़ा नारियल है, इससे देवी ज्यादा खुश होंगी। अब आप नारियल लेके गए और नारियल वहां जमा हो गया, उसने एक टोकन दे दिया।
कह रहे नारियल यहीं रख दो, ये टोकन ले लो। टोकन लेके अंदर गए, बाहर निकले, उस आदमी को टोकन वापस किया, उसने दूसरा नारियल दे दिया कि लो जाओ। मतलब अबे हमारा नारियल तो पीछे रह गया, बड़े वाला हमारा था। कहते ऐसे नहीं होता है, नारियल था ना, ये लो जाओ। मैंने कहा समझ गए, पहले पता होता तो छोटे वाला नारियल लेते, है ना। बट अगेन आप समझिए, क्या ये सिस्टम कॉल है? जी हाँ। आपका नारियल खुद भगवान तक नहीं जा सकता, सिस्टम लेके जाएगा सर, रिस्क बहुत ज्यादा है ना। उसको वो बोल रहे हैं कि पहले से हमने पूजा करके उसको बाहर रखा हुआ, लो बाहर जाओ। ठीक है, तो सिस्टम कॉल की कहानी, सिस्टम कॉल की कहानी आप फॉलो कर पाएंगे क्या? सिस्टम कॉल क्यों करना पड़ता है ये समझ पा रहे हैं क्या? सर वो आंटी नहीं आई थी उस समय जो बार बार, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं मेरी सारी कहानी तो सच्ची बात है, तो आप जितना चाहे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ये जो नारियल वाली कहानी ये ऊपर की बात है, जहां जो गुफा में दर्शन होते हैं। और ये जो आंटी वाली कहानी ये बीच की बात है, जहां वो अर्धकुंवारी है, जहां वो छोटी एक गुफा होती है। आप अगर गए हो तो मेरी बात समझ पा रहे होंगे। हाँ, वो जोर से बोलो वाली आंटी, वो प्रकरण भी उसी ट्रिप का ही है। यस, चलिए खैर, तो ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अब अगेन एक आइडिया जो मैं आपको बता रहा था वो क्या, अभी 2 दिन पहले ही जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे थे तो मैं वहां पे आपसे इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट की बात कर रहा था, है ना। तो अब वो आइडिया यहाँ भी थोड़ा सा रिलेटेड है, तो जरा इस कंपैरिजन को देखिएगा। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया, आप इस बात को फॉलो कर पाते कि नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है मुझे बताइए। ये सर एक खेत है हमारे पास, एक फॉर्म है, फील्ड है। यस। अच्छा, इस खेत में क्या उगाया जा सकता है? अब ये तो फार्मर पे, किसान पे डिपेंड करता है ना। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, जलवायु है, मिट्टी है। अगर काली मिट्टी है तो कपास उगाइए, नील उगाइए। पानी ज्यादा है तो चावल उगाइए। पानी कम है तो फिर अलग अलग तरीके, सब कुछ पढ़ा है आपने। हाँ, उगाओ सुल्फा उगाओ उनको बेटा, जब तक अभी तुम्हें पता नहीं है कि पुलिस क्या करती है। खैर, तो यहाँ देखिए यार, एक इससे मुझे याद आया, बहुत बढ़िया मीम है, वो पता नहीं कहाँ गया। हाँ, ये देखिए आप, सुल्फे से मुझे याद आया, आप सुल्फा सुल्फा कर रहे हैं ना, सुल्फा उगाने पे आपको कहाँ भेजा जाएगा बताओ? जेल भेजा जाएगा। ये देखो, ये आ, ये आशाराम बापू की एक फोटो है, इसी पे अलग अलग लगाते रहते हैं ये, है ना। तो अभी राजकुंद्रा जेल गए तो बापू पूछ रहे भाई शिल्पा भी आइएगा यार। हाँ, जब रिया गई थी तब भी यही यही फोटो यूज करते हैं। चलिए खैर, तब मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ। फार्मर अपने हिसाब से इस फील्ड के ऊपर वीट, ये देख के पहचान पा रहे हैं ये गेहूं है, ये शुगर कैन है, गन्ना, ये मैंगो है। तो आप अपने हिसाब से, फार्मर अपने हिसाब से कुछ भी उगा सकता है। पहले आप सिर्फ ऊपर वाला पॉइंट देखिएगा, फार्मर, फार्मर की मर्जी है। अच्छा, कोई आपको मजबूर कर सकता है कि नहीं ये नहीं, यही यही उगाना पड़ेगा आपको? नहीं, आपका मन है। अंग्रेज किया करते थे लेकिन, है ना। आपने पढ़ा होगा अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती कराते थे, कहते नहीं ये इसकी यही उगा हम बेचेंगे। यस, इंडिगो। अब हमने हिस्ट्री हिंदी में पढ़ी है। यस, ठीक है, बट अब आप आजाद हैं, आप जो चाहे वो उगा सकते हैं। नील मतलब, आपको नील नहीं पता? जो कपड़ों में लगाते हैं नील, व्हाइट कपड़ों को
आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, चमकार सफेदी लाए, खुशबू बाहर फैलाए, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। हाँ हाँ, ऐसे आता था ऐड। अब मुझे पता नहीं अभी आता है कि नहीं, मैं टीवी नहीं देखता अभी, आता होगा ना अब भी। यस, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये जो शुगर है, जो शुगर केन है, इसका क्या करना है ये बताइए, क्या बनाएंगे इससे? इस शुगर केन से आप, इसको बोलते हैं जैगरी, गुड़। क्या बोलते हैं? गुड़ या जैगरी। इससे आप गुड़ बना सकते हैं, इससे आप चीनी, व्हाइट शुगर बना सकते हैं, हालांकि हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं है ये, गुड इज बेटर। यस, या इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे, मुझे पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ये बोलेंगे ब्राउन शुगर, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं खांड, शक्कर बोल सकते हैं, शक्कर, अगर आपने सुना हो तो। यस, बूरा तो व्हाइट कलर की होती है, खांड या शक्कर ज्यादा बोलते हैं, बट खैर। तो इंडस्ट्री शुगर मिल सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, बट डिपेंड करता है इंडस्ट्री इस रॉ मटेरियल से क्या बनाए। यस और नो? यहां तक की बात समझ पा रहे हैं? अभी कहानी खत्म नहीं हो रही सर, कहानी आगे बढ़ेगी। फाइनली मान लीजिए, अब आई बात शेफ की, उसके पास है चीनी। अब वो चीनी से क्या क्या बना सकता है मुझे बताओ? वो व्हाइट रसगुल्ला बना सकता है, वो ब्लैक रसगुल्ला, जैसे शायद लोग गुलाब जामुन बोलते हैं, बना सकता है। या यहाँ पर बहुत सारे लोग टी लवर्स भी होंगे, टी टोटलर्स होंगे, चाय के फैन होंगे, आप चाय भी बना सकते हैं, हर जगह इसका इस्तेमाल है। अब ये शेफ पे डिपेंड करता है कि वो क्या करे। ये बात समझ आती है क्या? ओके। अब अगर मैं इस कहानी को दोबारा पीछे लेके जाऊं और आपसे नीचे पूछूं, देखो जो प्रोसेसर है, आर्किटेक्चर वाले लोग, जो प्रोसेसर है, इंस्ट्रक्शन सेट प्रोग्रामर ये डिसाइड करेगा कि इस प्रोसेसर पे कौन कौन से इंस्ट्रक्शन चलेंगी। याद है क्या? यस और नो? इंस्ट्रक्शन सेट प्रोग्रामर जो पूरा फॉर्मेट लिखेगा, कितने मोड होंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर, रजिस्टर इनडायरेक्ट, पूरी कहानी आपने पढ़ी है। उसके बाद 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस, डायरेक्ट, पूरी कहानी है सर। इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट जो आपके पास होगा, प्रोसेसर होगा। अब आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम वाले। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो काम करना है वो हार्डवेयर पे करना है, सोचिए। अब यहां पर, अब ये कहानी पूरी होती है इस सब्जेक्ट में, इस बात को आप समझते हो, इनको बोलते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम वालों का काम है कि अगर मैं आपसे बोलूंगा कि यार मेरा प्रिंट करा दो, प्रिंट एफ करो, तो ओएस को पहले से पता है कि इस हार्डवेयर पे प्रिंट कैसे करते हैं, ये आपके बिहाफ पे खुद करेगा जाके प्रिंट। यस और नो? यस। अगले स्टेज पाएगा प्रोग्रामर, प्रोग्रामर लिखेगा प्रोग्राम, और प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख के अपनी बात किसको बताएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं हमें टेंशन है क्या लूप कैसे रन होता है, वैल्यू कैसे प्रिंट होती है, टाइम कैसे चेंज होता है? ना 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 ना, वो काम ओएस वाले को रहने दो। तो देखो ड्यूटीज डिवाइड की हुई हैं, देखो जरा, ड्यूटीज डिवाइड की हुई हैं। मुझे पता नहीं ये आइडिया लोगों को होता है कि नहीं, बट ये क्लैरिटी से समझ लेना जरूरी है, और ये मैं ओएस के बेसिक्स में क्लियर करके चलता हूं। तो सबसे ग्रास रूट लेवल पे कौन काम कर रहे हैं सर? सबसे ग्रास रूट लेवल पे इंस्ट्रक्शन सेट प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, जो प्रोसेसर बना रहे हैं, जो प्रोसेसर बना रहे हैं। यस। लेवल नंबर 2 पे, लेवल नंबर 2 पे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएटरी है, इन्हें प्रोसेसर भी पढ़ना है और इन्हें प्रोग्रामर को भी जानना है। और लास्ट लेवल पे प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, जिनको ना ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ लेना है, ना प्रोसेसर से, अपने हिसाब से कोड लिखना है, बाकी का काम ओएस और मशीन देख लेगी। और इसमें भी ये कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की विद्या से ज्यादातर काम कर ले रहे होते हैं।
यस, कुछ इधर से देखा, कुछ उधर से देखा, बस हो गया काम। इंस्ट्रक्शन सेट प्रोग्रामर कैसे बनना है, तो बहुत बढ़िया जवाब आपको दे सकता हूं, बट मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, सॉरी। लेकिन ऑब्वियसली क्या बहुत सारे लोग इंस्ट्रक्शन सेट प्रोग्रामर होंगे, सोचिए, नहीं, तो बहुत लिमिटेड काम है, ये बहुत लिमिटेड काम है। हिंदी में पढ़ने का जो, आपका पूरा नाम राज कुंद्रा है क्या? खैर, मजाक कर रहा हूं, ये बात सही है। और देखिए, मैं तो अभी शायद कल की क्लास में भी बोल रहा था, कोई रिक्वेस्ट कर रहे थे, देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है इसमें। पहले मैं कंफ्यूज रहता था सर, बट अब मैं क्लियर हूं, मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूं, इजंट इट? तो ना मुझको मजा है ना आधों को मजा है, मतलब क्या है इस बात का? ओके, तो ये कहानी आपको समझ आ गई। अब जरा मेरी एक बात समझिए, हालांकि ये सेम एग्जांपल यहां दिखाने की कोशिश की गई है। ये देखिए, ये मैंने गैल्विन से छापा है। ये कह रहा है एक प्रोग्राम है जिसमें मान लीजिए प्रिंट कराना है कुछ, तो प्रिंट कराने का जो काम है, ये पहले किसको पता लगेगा? कंपाइलर को। कंपाइलर जाके ओएस से बोलेगा भाई साहब प्रिंट कराना है, ओएस बोलेगा मैं ये काम राइट सिस्टम कॉल से करता हूं। तो हमें पता है क्या कि राइट सिस्टम कॉल क्या है? हमें जानने की जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं टू वे एब्स्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं टू वे एब्स्ट्रैक्शन। इसको आप ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझो कि जो ऑर्डर ले रहा है, जो जो आपको जो राइट कर रहा है, उसको नहीं पता किसने कॉल किया है, जो कॉल कर रहा है उसको नहीं पता किसने इंप्लीमेंट किया है। प्योर प्योर इन दोनों के बीच में एक हमने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। फॉलो कर पा रहे हैं? हाँ, अब मान लीजिए एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं। लेट मी से लॉकडाउन है, मान लीजिए लॉकडाउन है, और लॉकडाउन बीच में जब बड़ा स्ट्रिक्ट था तो पुलिस वाले दुकानें नहीं खुलने देते थे, है ना? अब आपकी जो आपके बराबर में जो जनरल स्टोर है, आपकी सेटिंग है वहां पे, आपको पता है कि क्या सामान कैसे लेने का है, तो आप जाते हैं, शटर हल्का सा नीचे से खुला है, रुपया और थैला अंदर कर देते हैं, उसके अंदर लिस्ट लिखी हुई है, वो फटाफट 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 सारा माल भरता है, थैला बाहर करता है, पुलिस शटर उठा देती कि तेरी ऐसी की तैसी, है ना? वैसे तो प्योर एब्स्ट्रैक्शन था। ऑर्डर ऑर्डर लेने वालों ने को नहीं पता था ऑर्डर कौन दे रहा है, बट इस तरह हो सकता है। सलून वाले अंदर क्या कर सकते हैं? देखिए, कुछ लोगों को तो ये भी है, प्रॉब्लम भी है, लेकिन कुछ लोगों की जेन्युइन भी है, क्या कर सकते हैं? चलिए, तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ। हालांकि इसका आपकी लर्निंग से या इसको रटने से कोई लेना देना नहीं है। कुछ कुछ मैं कॉमन सिस्टम कॉल बता रहा हूँ। जैसे प्रोसेस कंट्रोल के लिए कुछ सिस्टम कॉल है, क्या क्या? एंड करना, लोड करना, एग्जीक्यूट करना, क्रिएट प्रोसेस, टर्मिनेट प्रोसेस, गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, वेट फॉर टाइम, वेट इवेंट, सिग्नल इवेंट, एलोकेट एंड फ्री मेमोरी। क्या ये सारे के सारे सिस्टम कॉल्स पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं? अच्छा, फिर वही बात, मैं ना यहाँ पे आपको लाइनेक्स पढ़ा रहा, ना मैं विंडोज पढ़ा रहा, तो कौन ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जैक्टली किस सिस्टम कॉल को किस नाम से बुलाता है वो हमें नहीं पता। बट हाँ, ये कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग बोल रहा है कि भाई प्रोसेस कंट्रोल करोगे तो ये सब मैकेनिज्म तो आपके पास होने चाहिए। यस। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट, क्रिएट फाइल, डिलीट फाइल, ओपन क्लोज, रीड राइट, रीपोजिशन, गेट फाइल एट्रीब्यूट, सेट फाइल एट्रीब्यूट, फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल्स हो सकते हैं। देन डिवाइस मैनेजमेंट, request, release, read, write, reposition, get device, set device,
logically attach or detach. Information, get time, set time, get system data, set system data. जस्ट मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं. तो इस तरह के अलग अलग सिस्टम कॉल्स हो सकते हैं जो पहले से प्रीडिफाइंड है, जो जरूरत पड़ने में जिसको चाहिए वो उसको रन कर रहा होगा. क्या बात समझ आती है आपको? अच्छा, एक छोटा सा आइडिया और जिसको भी यहीं कंप्लीट करके चलूंगा, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इस बात को ऐसा ऑब्जर्व करिए, किसी भी सिस्टम के अंदर, खासकर अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो ऐसा समझिएगा, क्या मॉड्यूलर आर्किटेक्चर सुना है आपने? मॉड्यूलैरिटी क्या होती है? ओके, तो मॉड्यूलरिटी मींस किसी भी आइडिया को एज अ सिंगल हैंडेडली सॉल्व करना या उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना. पार्ट्स में डिवाइड कर लेना. जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया को सिंगल हैंडेडली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है, isn't it? बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है. तो हमने स्टेट्स बनाए हुए हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील और गांव और तालुका और पूरा एक सिस्टम बना के रखते हैं, isn't it? ताकि हायरार्की में प्रॉब्लम ना आए. उसी तरह यहां पर भी जैसे सॉफ्टवेयर होता है, एक पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, कपलिंग और कोहेजन पूरी क्लास पढ़ाई जाती है. डिजाइन फेज के अंदर हम करते हैं, कितने मॉड्यूल्स होंगे, उनका आपस में कैसे इंटरेक्शन होगा, क्या क्या सही लेवल ऑफ मॉड्यूलैरिटी होगा. बट मॉड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर मैं पहले इस आइडिया की बात करता हूँ, नेटवर्क्स का भी यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हैं. नेटवर्क्स में भी मैं बहुत सारे काम करने थे, क्या हमने एक साथ किए थे या वहां भी मॉड्यूल्स डिवाइड किए थे? याद है आपको? कंप्यूटर नेटवर्क से मॉड्यूल्स डिवाइड किए थे, जिसको हम आमतौर पे लेयर बोलते थे. यस. तो हाउ मेनी लेयर्स वर देयर? कितने लेयर थे सर ओएसआई मॉडल के अंदर? 7 लेयर्स हमने पढ़े हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर. उसके बाद यहां तक के बाद क्या था? ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद. अच्छा, वैसे इसमें हम डायरेक्टली एप्लीकेशन बोल देते हैं, अदरवाइज सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लाइक दिस. क्या? तो हर किसी की ड्यूटी डिफाइंड है, और जैसा हम वहां भी बोलते हैं, हर लेयर क्या करता है, अपने से नीचे वाले लेयर का ड्यूटी यूज कर रहा है और अपने से ऊपर वाले लेयर को फंक्शनैलिटी दे रहा है. यस और नो? अपने से नीचे वाले को यूज करता है और अपने से ऊपर वाले को फंक्शनैलिटी देता है. मान लीजिए हायरार्की की हम बात करते हैं ना, तो आप अपने नीचे वाले से रिपोर्टिंग लेते हैं और रिपोर्ट बना के जो आपका मैनेजर, जो आपका बॉस है, उसको आप रिपोर्ट देते हैं. इसी तरीके से काम चलता है. ठीक बात है. तो यहां पर एक तरीका हो सकता है लेयर्ड अप्रोच रखने का. लेयर नंबर 0 हार्डवेयर होगा, उसके ऊपर लेयर 1 होगा, फिर लेयर 2 होगा, फिर लेयर 3 होगा, और ऐसे करते करते हम एन लेयर तक पहुंचेंगे. यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एज अ सिंगल आइडिया ना मानते हुए लेयर्स में ब्रेक कर लें और लेयरिंग अप्रोच यूज करेंगे. अगर ऐसा हम करेंगे तो ऐसा करने का क्या क्या एडवांटेज होगा मुझे बताओ. अगेन वही थियोरेटिकल बात है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वाली. क्या मेंटेनेबिलिटी बेटर होगी? हाँ. आप जब चाहे अगर बीच का कोई लेयर नंबर x आप रिमूव करेंगे तो इसका डायरेक्ट फर्क या तो x-1 पे पड़ेगा या तो x+1 पे. बाकियों को तो पता भी नहीं लगेगा, है ना. डीबग करना आसान है, मेंटेन करना आसान है, मॉडिफाई करना आसान है. बहुत सारे अलग अलग एडवांटेजेस हैं. बट ये पूरी हायरार्की अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो इससे एक प्रॉब्लम जरूर आएगी, वो आएगी एफिशिएंसी की. सिस्टम फास्ट होगा, सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल लेयर बाय लेयर इस तरह से काम कर रहे होंगे. ये कुछ ऐसा ही है, मान लीजिए कि आप किसी हलवाई की दुकान पे जाते हैं, किसी स्वीट शॉप पे जाते हैं, है ना. तो आप जाते हैं, बोलते हैं मेरे को 1 किलो क्या चाहिए बताओ, क्या लेके आओगे? बर्फी खाओगे, लड्डू खाओगे, क्या खाओगे? सब मीठा मीठा खाओगे. चलो, अच्छा ये कह रहा है बर्फी में भी काजू कतली खाए. कहते जब फ्री की मिल रही है तो काजू की खिलाओ. बात सही है, चलो ठीक है, मान लेते हैं. भाई सपना देखने में क्या, सपने पे थोड़ी टैक्स लग रहा है, तो सपना तो ढंग का देखो. ठीक है, मान लिया कि 1 किलो काजू कतली आपने लिया, है ना, लेकिन आपने उसको पैसे दिए. उसने बोला ये टोकन है.
इस टोकन को उस काउंटर पे लेके जाइए। अब आप टोकन लेके उस काउंटर पे गए, बल्कि उल्टा, पहले आप जाके बर्फी तुलवा ली आपने, फिर उसने आपको एक टोकन दिया कि ये टोकन लो, जाओ काउंटर पे पेमेंट करके आओ। फिर आप काउंटर पे गए, काउंटर पे कोई था ही नहीं, पूरी दुकान में एक ही आदमी है, फिर घूम के उसी काउंटर पे आके पेमेंट ले रहा है, फिर एक और टोकन आपको दे रहा है। यस, एंड देन फिर वो टोकन लेके आप वापस जा रहे हो, पेमेंट की रिसिप्ट फिर आपको दे रहा है। इतनी सारी प्रोसेसिंग करने की जरूरत थी क्या? मैं सीधे पैसे लेता, है ना। तो अब देखिए अगेन आप समझिए इस बात को, डिपेंड करता है स्केल क्या है। अगर छोटी शॉप है, लिमिटेड बिजनेस है, लिमिटेड क्लाइंट है, तो डायरेक्ट हैंडलिंग की जा सकती है, इजंट इट। लेकिन अब मान लीजिए कोई बड़ा शोरूम है, 4-5 फ्लोर का पूरा सिस्टम है, हाँ आप गए होंगे इस तरह के इस लेवल पे, तो वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पर आपको ये टोकन सिस्टम ही करना पड़ेगा, वरना नहीं पता लगेगा किसने पैसा दिया किसने नहीं दिया, कौन खा के चला गया, पूरा गेम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो अगेन यस यस यस, अगेन यहां देखिए आप, यहां पर एप्लीकेशन प्रोग्राम, मैं लेयर की बात करूं, यानी कि मान लीजिए एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या खेल रहे हैं आप, क्या बता रहे थे पबजी का नया नाम, आप क्या नाम है पबजी का नया नाम? बिगमी है। ओके, मान लीजिए बिगमी आपने खेलने का फैसला किया। अब सिस्टम प्रोग्राम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को उसने कॉल किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिवाइस ड्राइवर्स को कॉल किया, और अल्टीमेटली हार्डवेयर पे जाके आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ये एक आइडिया हो सकता है। लेकिन अगर हम एमएस डॉस की बात करें, तो क्या वहां पर कुछ ऑप्शंस होते हैं जहां पर आप एप्लीकेशन प्रोग्राम से चाहो तो डायरेक्ट डिवाइस ड्राइवर्स हैंडल कर सकते हो, जिसको एक तरीके से बोलते हैं बैकडोर एंट्री, जिसको एक तरीके से बोलते हैं बैकडोर एंट्री। तो कुछ इस तरह का सिस्टम भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं सिंपल अप्रोच, क्योंकि हम मानते हैं जिस समय हम ये बना रहे थे हमारे पास स्पेस लिमिटेड था, फंक्शनैलिटीज लिमिटेड थी, और हमारा जो आइडिया था वो ये था कि पहले भी एक चीज बना ले, बाद में धीरे धीरे ये इसका जो स्कोप है, इसका जो एरिया वो एक्सपैंड होता गया और सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो गया। तो सिंपल अप्रोच के अंदर आप इतना सब नहीं देखेंगे, हाँ लेयर्ड अप्रोच के अंदर आप सिस्टमैटिक तरीके से हैंडल करेंगे। आज भी जो प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आप यूज हो रहे हैं वो सिंपल है कि लेयर्ड है, बताइए, आर दे सिंपल के लेयर्ड? तो अगेन यू कैन से नाइदर दे आर सिंपल नोर दे आर लेयर्ड, उन दोनों के बीच में कहीं है, मतलब प्योर लेयर्ड तो नहीं है, प्योर लेयर्ड नहीं है, अदरवाइज दे विल बी वेरी वेरी स्लो, लेकिन उन दोनों के बीच में कहीं पे कहानी आके सेटल होती है। यस, ठीक है सर। तो ये एक छोटा सा आइडिया, हालांकि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा, जस्ट एक बेसिक है, मैं क्लियर करके चल रहा हूं। कहां पे लिखा हुआ साइमल्टेनियस लिखना चाह रहे थे आप क्या? सिंपल मीन्स, अच्छा अच्छा आपने स्पेस नहीं लिखा। सिंपल मीन्स, नो सिंपल मीन्स विद काइंड ऑफ लेयर, बट यू कैन से कि वो जो लेयर है वो फोर्स नहीं है, एनफोर्स नहीं है, यानी कि आप उन्हें बाईपास भी कर सकते हो इस तरह से, आप स्ट्रिक्ट नहीं है आप बोल सकते हो, यस आप उन्हें बाईपास कर सकते हो, है ना। अब मान लीजिए आप अगेन कहीं पे गए हुए हैं, 2 लेवल की सिक्योरिटी है, बैठे हुए हैं, कोई और आता है डायरेक्ट अंदर चला जाता, आप सोचोगे भाई मैं कौन हूं यार, मुझे क्यों नहीं लेके गए, इस टाइप से। ठीक बात है। अच्छा एक और छोटा सा आइडिया देखिए जिसको बोलते हैं माइक्रो कर्नल अप्रोच। क्या बोलते हैं? माइक्रो कर्नल अप्रोच। इसकी क्या कहानी ये भी समझिए। देखिए ये बात आपको माननी पड़ेगी कि ऑपरेटिंग, अच्छा आपको मुझे पता नहीं याद होगा कि नहीं, विंडो विस्टा याद है आपको? विंडो विस्टा, यस। तो एक्सपी के बाद क्या आई थी? विंडो एक्सपी के बाद अच्छा कुछ लोग कह रहे 7 आई थी, नहीं पहले विस्टा आई थी, विस्टा के बाद 7 आई थी, यस। लेकिन विंडो विस्टा बहुत बड़ा फेलियर थी, फ्लॉप हो गई थी।
क्या रीजन था विंडो विस्टा के फेल होने का? क्या उसमें फंक्शनैलिटीज नहीं थी? क्या वो एडवांस नहीं थी? ड्राइवर इश्यूज थे, ओके, स्लो थी, ओके, नहीं, अगेन प्रॉब्लम क्या थी, ये बात सही है, विंडो विस्टा का जो स्पेस रिक्वायरमेंट था, मेन मेमोरी स्पेस रिक्वायरमेंट, वो बहुत ज्यादा था। यस, अब आप मान के चलिए माइक्रोसॉफ्ट वाले सोच रहे हैं कि भाई हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रहा है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, यूरोप में बैठा हुआ, उसके पास 1 GB का रैम है, 2 GB का रैम है। जिस समय विंडो विस्टा थी उस समय लोग 256 MB 512 MB की रैम चला रहे होते इंडिया में, चोरी का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। अब 512 MB की रैम में अगर आधे से ज्यादा स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेगा तो यूजर प्रोसेस कहां चलेगा? आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो बेसिकली पॉइंट ये है कि शायद माइक्रोसॉफ्ट ने मार्केट सर्वे अच्छे से नहीं किया। प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्रोडक्ट जिस मार्केट के लिए बना था वो मैच नहीं हुआ। रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक फेज होता है स्टेप 1 में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कमी थी, है ना? तो विंडो 7 में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एडेड फंक्शनलिटी थी। विंडो विस्टा को मान लीजिए एफिशिएंट बना के जो उन्होंने दिया वो विंडो 7 ही था, लेकिन देन वो सक्सेसफुल हो गया बिकॉज उसका रिक्वायरमेंट कम था। इन द मीनवाइल हार्डवेयर इंडस्ट्री भी आगे बढ़ चुकी थी। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस। तो अगेन माइक्रो कर्नल अप्रोच क्या है? माइक्रो कर्नल कहता है कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए कि छोटे से छोटा? छोटे से छोटा होना चाहिए। और वो सारी चीज जिनकी रिक्वायरमेंट एकदम ज्यादा जरूरी नहीं है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट में मानूंगा ही नहीं। मिनिमल होना चाहिए, उसको ओएस का पार्ट हम नहीं मानेंगे। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम तो बाहर था, फाइल सिस्टम है। क्या फाइल सिस्टम वैसे इन जनरल ओएस का पार्ट होता है? हाँ, उसे बाहर निकाल दिया। डिवाइस ड्राइवर्स क्या ये ओएस का पार्ट है? उसे बाहर निकाल दिया। इस सबको मानने लगे यूजर मोड की प्रोसेस है, और वो प्रोसेस जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करती है, बेसिकली प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग, सिर्फ उसको मानते हैं ये कर्नल का पार्ट है ना? अब ये ऐसा करने से क्या कर्नल का साइज कम हो जाएगा? जी हाँ, और इस छोटे मासूम साइज के कर्नल को बोलेंगे माइक्रो कर्नल। इसको सर क्या बोलेंगे? माइक्रो कर्नल। सो दिस मेथड स्ट्रक्चर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम by removing all non-essential component from the kernel and implementing them as a system or user level program. The result is the microkernel. जितने non-essential चीजें हैं सबको अगर बाहर निकाल दिया जाए तो जो रिजल्ट है वो है सर माइक्रो कर्नल। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये कि सिस्टम जितना छोटा होगा रिलेटिवली उसकी जो एफिशिएंसी है वो उतनी ही बेटर होगी, क्योंकि स्पेस रिक्वायरमेंट कम होगा, टाइम रिक्वायरमेंट कम होगा। तो 1980s का कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी का ये प्रोजेक्ट था मैक माइक्रो कर्नल, और बनाया किसने था? पूरी कहानी लिखी हुई है। बनाया था यही हमारा राइटर टेनेनबाउम। यस, अब आप समझो ये वो लोग हैं जिन्होंने काम किया, इनकी लिखी बुक पढ़ोगे तो इनसे ज्यादा थोड़ी पता है किसी को, यार इन्होंने बनाया है ये सब चीजें। बट खैर आप समझिए 12,000 लाइन की कोड में ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कर देना, मुझे नहीं पता आप सोच पा रहे कि नहीं, बट ये बहुत बड़ी बात है। बहुत छोटा साइज है ये। 12,000 लाइन ऑफ कोड इज लाइक नथिंग, बट विद इन 12,000 लाइन ऑफ कोड पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट करना, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। अगेन जब आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को बाहर निकाल दोगे तो अगेन इसमें मॉडिफिकेशन करना, फ्लेक्सिबिलिटी, वही पूरी चीज है, मेंटेनेंस, ये सब करना भी आसान होगा कि मुश्किल होगा माइक्रो कर्नल अप्रोच में? निश्चय बोल रहा है कि विंडोज में लगभग 50 मिलियन लाइंस का कोड है। यू कैन इमेजिन 50 मिलियन मतलब अगेन 5 करोड़ और 12,000 में क्या डिफरेंस है? ओके
ये बात आपको समझ आती है क्या? माइक्रो कर्नल अप्रोच मुझे बताइए एक बार। अच्छा, ये एक दो चंगू मंगू क्वेश्चन अपने रहते हैं, जरा इनको एक बार देख लीजिए, इनको निपटा देते हैं। ये किसका है? मल्टी प्रोग्रामिंग। Which of the following feature will categorize an OS as multi-programmed OS? ये क्वेश्चन ओरिजिनली गेट 2002 में पूछा, एक नंबर में। नेट वालों ने इसको कॉपी करके दिसंबर 2012 में पूछ लिया। टेक योर टाइम, ध्यान से वैल्यू ऑब्जर्व करिएगा, आइडिया क्लियर रखिएगा, फिर सॉल्व करिएगा। हाँ भाई, which of the following feature will characterize OS as an multi-programming operating system? Okay, क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं भाई? A को 8%, B को 16%, C को 12% और D को 64%. Let me go one by one. More than one program may be loaded in the main memory at the same time. 100% बिल्कुल सही बात है। If a program wait for an event, other program is immediately scheduled. इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। If a execution of program terminates, then another program is scheduled immediately. तो ये कौन है इसमें? ये बाकी के लोग कह रहे सिर्फ ए होगा, बी नहीं होगा, सी हो सकता है, बट डी के साथ कंफ्यूजन है, ऐसा कैसे करेगा? अरे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ये सब तो डेफिनेशन पढ़ी है यार हमने। सेम टाइम क्लियर, एट द सेम टाइम क्लियर नहीं हो, कहां लिखा है एट द सेम टाइम? कौन सा ऑप्शन में कंफ्यूजन हो गया आपको? ए में। मोर देन वन प्रोग्राम में बी लोडेड इन द मेमोरी एट द सेम टाइम। अबे ये बात तो सच है, क्या मल्टी प्रोग्रामिंग में एक टाइम में एक से ज्यादा प्रोग्राम मेन मेमोरी में नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। लोड करने की बात कर रहा था ना शांतनु, कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे। अब मैं समझ गया, ये सोच रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं मेमोरी से एक साथ, सेकेंडरी मेमोरी से एक साथ दो प्रोग्राम आ रहे हैं चलते चलते, ऐसे ऐसे जा रहे हैं मेन मेमोरी में। और इनका कहना है कि सर सिस्टम बस तो एक है, एक बार में दो प्रोग्राम कैसे जाएगा, इतना क्यों सोच रहे हो? ये क्वेश्चन नेट वालों ने भी पूछा है। तो आपको लगता है अगर इसमें ऐसा कुछ होता तो वो बेचारे पूछ पाते? उनमें इतना दिमाग है? नहीं है भाई, आसान क्वेश्चन को मुश्किल बना दिया। कोई बात नहीं। अच्छा, ये क्या है? 1996। आप लोग तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। चलिए इसका आंसर बताइए क्या है? Which of the following is an example of a spool device? A line printer used to print out the number of jobs. The terminal used to enter the data to a running program. The secondary device in a virtual memory system and the graphic display device. So obviously, अगर ऐसा तो आपके साथ हुआ भी होगा
कैसा हुआ है कि आपने प्रिंट कमांड दिया, फिर उसे रोकने की कोशिश की और वो नहीं माना, कहता मैं तो करूंगा, मेरा प्रिंटर भी गड़बड़ हो रखा है, इसको टेस्ट कर रहा, प्रिंट नहीं दे रहा, 4 बार क्लिक कर दिया, बंद कर दिया, बाद में कभी ऑन किया, 2 घंटे बाद गड़ 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 गड़, उसके बाद इसे होश आया, तब निकाल रहा है। तो अपन इसमें कागज ही एक डाल के रखते एक बार में कि तू कर ले अपने मन की, जब कागज ही नहीं तो करेगा क्या, ऐसा। बट ऑब्वियसली जब आप प्रिंट कमांड देते हैं तो क्या एक मेमोरी है प्रिंटर के पास, उस बफर में मैं स्पूल कर लेता हूं इसको। यस यस यस, so that is 100% a correct example. A terminal used to enter input data to a running program. No. पहली बात तो स्पूलिंग का मतलब मल्टीपल ऑपरेशन से था, स्टेजेस से था, टर्मिनल से रनिंग प्रोग्राम में डेटा नहीं देने का, मेमोरी में देने का, दैट इज व्हाट स्पूलिंग मींस। सीपीयू का इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंटरेक्शन रखना है कि हटा देना है सर? क्या सीखा था कल हमने? सीपीयू का इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंटरेक्शन हटा देने का, और ये तो डायरेक्ट रनिंग प्रोग्राम को डेटा दे रहा है, ये भाई नेक्स्ट लेवल खेल रहा है, ये स्पूलिंग नहीं है सर। क्लियर है क्या ऑप्शन बी वालों को? गोदाम में रखना है, यस यस। अच्छा, ये जो सी वाले हैं 10-12% सी वाले भी हैं, अ सेकेंडरी डिवाइस इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, इनको ये वर्चुअल मेमोरी शब्द ज्यादा अच्छा लगा मेरे ख्याल से, जरा कूल हो गया, फैंसी था। चलिए खैर, मैं एक काम करना चाहता, कल तो आपकी क्लास है कि नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की, याद दिलाइए। कल क्लास है आपकी सर इवनिंग की, लेकिन कल आपकी कौन सी क्लास नहीं है? कल आपकी मॉर्निंग की क्लास नहीं है। यस, तो आतंक तो नहीं मचा देंगे? ऐसे कौन है जो कह रहे कि नहीं सर अपन पढ़ेंगे सर? इस टाइम को बर्बाद मत करिएगा। अभी जैसे मैं सुबह आपको इतना मोटिवेशन कर रहा था, इस समय गेम बड़ा नेक्स्ट लेवल चल रहा है। अगर अच्छे से एफर्ट करेंगे, इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी नेक्स्ट लेवल पहुंचेगी। मैं काम जरूर कर रहा हूं, मैं कल के लिए जो स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूं वो मैं यहाँ पे जरूर ऐड कर देता हूं, सो दैट आपके पास स्लाइड हो, थोड़ा होमवर्क आप लोग कर सकें। तो लुक एट दिस, हम बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट की फंडामेंटल्स। तो हम समझेंगे प्रोसेस क्या होता है, हम समझेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, जैसे ह्यूमन साइकिल होती है ना। जैसे ह्यूमन, आप लोग कहाँ पहुंच चुके हैं अभी? आप लोग कहीं इधर मान सकते हैं, इधर या इधर कहीं बीच में। यस, तो जैसे ह्यूमन साइकिल होती है, ऐसे प्रोसेस की भी अपनी स्टेट साइकिल होती है, वो पूरा कहानी ऑब्जर्व करेंगे, तो बहुत सारी चीजें इसमें सीखने के लिए मिलेंगी। यस, चलिए सर, तो ऐसे इस कहानी को यहाँ कंप्लीट करते हैं और कल शाम में दोबारा मुलाकात करूंगा। बाय बाय।